अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने प्रीवियस वीक में डिस्कशन की थी रिलेटेड टू बाउंड्रीज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग। ठीक है कि हम किस तरह से इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और अपनी डे टू डे रूटीन में अपनी लाइफ की चीज़ों को हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं इंशाल्लाह। तो हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि डिसीजन मेकिंग हमारी मेंटल हेल्थ को बेसिकली किस तरह इम्पेक्ट ला रही होती है, हमारे डे टू डे रूटीन में क्या इम्पेक्ट ला रही होती है, और इसके अलावा हम प्रोफेशनली कितना बेहतर ग्रो कर सकते हैं बेहतर डिसीजन बना के। ठीक है। आज के जो हमारा एजेंडा है, जिन चीज़ों पे हम बात करेंगे, वो सबसे पहले बात करेंगे डिसीजन मेकिंग और मेंटल हेल्थ पे। ठीक है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि डिसीजन मेकिंग का इम्पैक्ट क्या होता है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना। थर्ड हम डिस्कस करेंगे वो प्रोसेसेस जो डिसीजन मेकिंग के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। फोर्थ हमारा होगा कि डिसीजन मेकिंग इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ के लिए। और फिफ्थ में हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को कुछ देखेंगे, जो हमारे रियल लाइफ सिनेरियोज होते हैं कि उसमें हम इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। और सिक्स्थ के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी कौन कौन से वो इफेक्टिव कहना चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस हैं जो ऑलरेडी मौजूद हैं, जिनको हम अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं। और देन लास्ट में जो है वो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जिसमें हम डिस्कशंस कर सकते हैं और ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं आइडियाज को। तो डिसीजन मेकिंग और मेंटल हेल्थ जो है वो काफी इंटरलिंक्ड है। ये इस तरह से है कि अगर हम थोड़ा सा बैक जाएं अपनी लाइफ में, जब हम बच्चे होते हैं, ठीक है, और एक बच्चा जब वो ग्रो कर रहा होता है, लेट से कि वो 4 साल का है या 5 साल का है, सो उस टाइम पे वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे डिसीजंस ले रहा होता है। अगर लेट से कि एक ऐसा छोटा बच्चा है जो हार्डली अभी 3 साल का है, अगर आप उसको बोले कि बेटा यहाँ से जंप कर लो, इस जगह से जंप कर लो, या यहाँ से मूव कर लो, या आ जाओ स्टेयर्स उतर के नीचे आ जाओ, तो वो बच्चा जो है वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है, या उसके अंदर ये फीलिंग आ रही होती है कि नहीं, कोई मुझे कोई चोट ना लग जाए, या मैं जो हूँ कहीं मुझे कोई इंजरी ना हो जाए। उसके अंदर एक फियर होता है। तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज जो है वो अर्ली एजेस से ही हमारी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। और कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि जो हम छोटी एज पे ले रहे होते हैं। जैसे यूजुअली कहा जा रहा होता है ना, कुछ बच्चों को इस तरह से ट्रेन किया जा रहा होता है कि हर चीज पे उनको कहना चाहिए कि स्टॉप किया जा रहा होता है, या हर चीज पे उन्हें स्टॉप किया जा रहा होता है, या हर चीज पे उन्हें मना किया जा रहा होता है। तो लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में वही बच्चे जिनको हर चीज से रोका जा रहा होगा या हर चीज से मना किया जा रहा होगा, तो लेटर स्टेजेस के अंदर वही बच्चे जो हैं वो ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में कुछ चीजों को एक्सपीरियंस नहीं किया होता, कुछ रिस्क टेकिंग डिसीजंस नहीं लिए होते। ठीक है। सो मेरा आप सबसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये आप लोग चैट में भी डिस्कस कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको खुद भी जो है किसी पेपर पे भी राइट कर सकते हैं, कि अपनी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट देखें कि जब आपने कोई डिसीजन लिया हो और उस डिसीजन ने आपको स्ट्रेस फील करवाया हो या आपने बहुत रिलीफ फील किया हो। तो वो डिसीजन क्या था उसके बारे में सोचें, और मुझे ये बताएं कि किस तरह से उस डिसीजन ने आपको आपकी मेंटल स्टेट के ऊपर इम्पेक्ट लाया था वो डिसीजन। यार अगर वॉइस पे बताना चाहें तो जब तक बाकी लोग लिख रहे हैं मैं वॉइस पे बता दूं, जी जी, ताकि हमारा शुक्र भाई। बात भी चलती रहे। और अगर तो जी बाकी जी। लोगों को सोचने का टाइम मिल जाए वो लोग करना चाहिए। मेरे लिए एक डिसीजन जो एक टाइम एक आता है ना, बाजू का क्या होता है, आपके लिए वो डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है। इस वक्त उजैर भाई कंपनी छोड़ के जा रहे थे। सो उन्होंने मुझे 2 दिन पहले बताया था। उनके पास से पहले भी थी, मैं मेरा फाइनल हो गया एंड तो मैंने उनसे कहा कि वो थोड़ा सा शौका था कि यार ये क्या हो रहा है, कि एक बंदा जिसके लिए मैं अम्ब्रेला के अंदर काम कर रहा हूँ जा रहा है, मेरे ऊपर एक शील्ड है, एक प्रोटेक्शन लेयर है। तो एट दैट टाइम मैंने सोचा कि यार मुझे भी आई गेस मूव होना चाहिए। सडनली मुझे भी एक अच्छी ऑफर आ गई। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को आई गेस किसी को नहीं पता। मेरे पास भी एक अच्छी ऑफर थी एक जगह से, और वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर की मुझे पोस्ट मैंने ऑफर दी कि यार आप आ जाए हमारे पास। मेरे पास ऑफर लेटर पर सब कुछ था, हर चीज फाइनल। तो मैंने उस वक्त मुजरबी से कहा कि यार मेरे पास ऑफर है, आप भी जा रहे हैं, तो मैं भी अब यहाँ से मूव ऑन करना चाह रहा हूँ। डिसाइड किया ठीक है, आप जाना चाहें आपकी मर्जी है, बट अगर इतने ही पैसे आपको यहाँ घर बैठे हुए मिल जाए तो क्या आप रुकेंगे? तो एट दैट टाइम मुझे लगा कि हाँ यार मैं सोच सकता हूँ इस बारे में।
हम देख लेते हैं, बात करके देखते हैं, बात करने में थोड़ा, मैंने उनसे कहा ठीक है बात करके देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। देन रहीम इधर से मेरा सेशन हुआ, उसमें हमारी बात हुई, रहीम ने मुझे कहा कि आप ऑफर लेटर में दिखा दो। मेरे पास था ऑफर लेटर, मैंने उनको ऑफर लेटर की कॉपी किया और ईमेल की, ये कंपनी है, ये मेरा ऑफर लेटर है, ये मेरा डेजिग्नेशन है, मुझे इस तरह की पोस्ट ऑफर की जा रही है इस जगह के ऊपर। तो दे सेड क्या ठीक है, हम एक काम करते हैं, जितने पैसे आपको वो ऑफर कर रहे हैं हम उतने ही पैसे आपका रेस कर देते हैं, हम आपकी पोस्ट भी है उसको बढ़ा देते हैं। तो इनके पास भी ऑप्शन नहीं था, मेरे पास उस वक्त ऑप्शन था टैक्स छोड़ने का भी तो टैक्स में रहने का। बट आई चूज कि नहीं यार, आई गेस मुझे यहाँ पर एक जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक फील्ड तो लीड करने की इसी इंडस्ट्री के अंदर या उस फील्ड के अंदर जिसके अंदर मैं ऑलरेडी हूँ, जिसके अंदर मैंने अपने 5-6 साल लगाया। तो आई थॉट यार ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है टू शोकेस माय स्किल्स, क्योंकि मैं फ्यूचर में अगर कहीं जाके मैं कहीं बात करूंगा तो मैं बता सकता हूँ कि यार मैंने एक कंपनी के अंदर सबसे जो लोअर स्टेप होता है उसको पीएस कहते हैं, मैंने वहां से स्टार्ट किया। देन मैं जब करते करते मैं आज स्टील का हेड हूँ या मैं अपने डिपार्टमेंट, तो बॉटम डिपार्टमेंट इसको कह सकते हैं, अपनी टीम को मैं लीड करता हूँ, जिसमें मैं क्रॉस डिपार्टमेंट्स के अंदर भी मेरी कम्युनिकेशन है, मेरी बात होती रहती है, ब्रांड से भी डायरेक्ट हमारे डील्स होते हैं। तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगा था कि वो डिसीजन मेरा अच्छा था, शुरू में मुझे लगा कि मैंने अगर यहाँ पर रुक के अगर 2-3 साल मैंने एज अ लीड गुजारे हैं तो उसका फायदा है कि उससे मेरे एक तो मेरे लिंक्स मुनासिब हो रहे हैं, मुनासिब ही कह सकते हैं, क्योंकि मुझे ब्रांड से इंटरेक्शन का आइडिया हो गया कि यार आप ब्रांड से किस तरीके से बात करते हैं, आप डिफरेंट क्लाइंट से किस तरीके से बात करते हैं, आपके डिफरेंट टीम्स के अंदर किस तरीके से आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, आप किस तरह अपनी प्रेजेंस को रेलिवेंट करते हैं। नॉर्मली इसकी एग्जाम्पल यूँ है कि जिस तरह हम हैं, हमारी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर इंजीनियर्स है, डेटा है, सीएस है, तो हर टीम के अंदर आपका इन्फ्लुएंस होता है, आपको इन्फ्लुएंस रखना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए। एट द सेम टाइम अक्सर आप लोगों को पता है, मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि यार टेस्टिंग होने वाली है, प्लान ब्रांड के ऊपर टेस्टिंग होने वाली, कीप एन ऑन, हमें पता होता है कि यार क्या चलने वाला है, क्या होने वाला है। सो इस तरीके से आपकी ये स्किल्स होती है कि आप किस तरीके से अपने ऑपरेशन में जो भी आपका फंडामेंटल है, जो भी आपको जेडी से हम सो कॉल कह सकते हैं, आप उसको मैनेज करते हैं। सो मेरी ये स्किल इंप्रूव हुई है यहाँ रह के, मुझे अब लोड नहीं लगता, या जो अब जिसको आप लोग अक्सर हमारे यहाँ 5-10 पेंडिंग आती है लोग परेशान हो जाते हैं, तो मेरे लिए 5-10-20-50-100 पेंडिंग को मैटर नहीं करती, मुझे लगता है कि यार मुझे अब लगता है कि मैंने अपना जो मेरा विजन है वो ब्रॉडर हो गया है एज कम्पेयर टू मैं 3-4 साल पहले जब था, मुझे पहले किसी की प्रोटेक्शन में काम करने में और खुद बीइंग एज अ शील्ड फॉर ऑल ऑफ यू, मुझे आप सब लोगों के लिए शील्ड बन के काम करने में एक डिफरेंट मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मेरे नीचे मेरी टीम काम करी, मुझे इनको प्रोटेक्ट करना है। पहले क्या था, मैं किसी के अम्ब्रेला के अंडर काम कर रहा था तो मुझे होता था कि हाँ यार ये बंदा है, ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा, मैं कोई भी गलती करूंगा, मेरा कोई भी फंड आएगा, ये मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। अब मैं हूँ, अब मेरे जो थिंकिंग है वो ये है कि ये मेरी टीम है, मुझे इसको प्रोटेक्ट करना। सो आई थिंक ये चीज जो आई है ये यहाँ रुकने से आई है, अगर मैं शायद कहीं और चला जाता तो शायद इस तरीके से ना। तो मुझे ये ऐसा लगता है कि मेरा वो डिसीजन जो था अच्छा था, मुझे अब थोड़ा सा इजी फील होता है, मुझे एज अ मतलब पर्सनली मुझे काफ़ी उस पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ यार मैं अब कोई भी सिचुएशन, कोई भी सिनेरियो, कोई भी टीम, मैं उसको इजीली हैंडल कर सकता हूँ। तो मेरा मेरा पर्सनल ये था एक्सपीरियंस रहा था कि मुझे इससे काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरा। ठीक है। बाकी अगर आप लोगों में से कोई शेयर करना चाहे, आई गेस आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद देख लिया हो। कासिम भाई, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। चलें, अच्छा फराज, आपने कुछ शेयर करना है इधर? I've already shared on chat actually, like Bhai said, Okay. at that time it was really, you can say a different for time for me to face some stuff like that. तो वो चीज़ थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जैसे कि अली भाई का थोड़ा अपना अपना सिनेरियो बताया कि वो उससे एक अच्छे स्टेज की तरफ गए, तो जैसे उसकी रिकवरी हुई तो ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक अच्छे स्टेट की तरफ गए। ओवर टू तला भाई। या एग्जैक्टली मैं जस्ट ये कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली डिसीजन काफ़ी लिए हैं लाइफ में, और जो रीसेंट माजरत के साथ जो है ना, वो सबसे मेरी दरख्वास्त ये है कि थोड़ा सा जोर से बोल दें, मेरा कुछ है इशू, मैं नेक्स्ट सेशन में इसको जूम के लिए सॉल्व कर लूंगा, लेकिन अभी जो है ना मुझे आवाज़ सबकी थोड़ी स्लो आ रही है, मैं चाह रहा हूँ पार्टिसिपेट करना, लेकिन ऑडियो ऑडियो जो है ना वो आपकी साइड से बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे लैपटॉप की वजह से ना थोड़ा लाउड बोल रहे हैं प्लीज। अच्छा, मेरा एक्चुअली जो लास्ट
डिसीजन था, सही है, वो यही था कि जब मैंने टेक्स्ट को रीज्वाइन किया है, वो एक्चुअली मेरे लिए थोड़ा सा बड़ा हार्ड था। इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू लीव दैट कंपनी फ्रॉम वेयर आई वाज गेटिंग सो मैनी बेनिफिट्स। सो वो डिसीजन मेरे लिए थोड़ा सा मतलब ये था। ऑब्वियसली आई वाज इन कांटेक्ट विद अली भाई, तो एंड आल्सो विद फराज एंड दैट टाइम। तो वो मेरे लिए एक मतलब काफी ये था कि यार मैं एक बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था, टेक्सटाइल फैक्ट्री में, जो कि बाहर की थी, अमेजोन पे काम कर रही थी। बट उस टाइम पे मुझे ये फील होता है कि वो चीज़ मेरे लिए था। ऑब्वियसली माय वाइफ वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, और वो मेरे लिए बड़ा एक हार्ड डिसीजन था कि यार मेरे बच्चे हैं, फिर मेरा एक और माशाल्लाह आने वाला है, और फिर अब मुझे नहीं पता कि यार मैं दोबारा रिज्वाइन करूं तो मैं यहाँ सेट हूँ ना हूँ, फिर मैं यहाँ से छोड़ दूँ, फिर अब मैं मेरे तो पीछे से हाथ पांव कट जाएंगे। तो वो डिसीजन एक मेरे लिए था कि आई वॉज फीलिंग कि यार मुझे क्या करना चाहिए, बट देन आई फेल्ट कि यार मैंने अल्लाह का नाम लिया, जो भी हो मेरे हक में बेहतर हो। एंड देन मैंने वहाँ पे छोड़ा और यहाँ ज्वाइन किया। तो ये है कि मेरे लिए कि फिर उसके बाद फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो करता है आपके हक में बेहतर ही करता है। तो वो फिर मुझे ये हुआ कि यस आई गॉट कि यार चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, एटलीस्ट मेरे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि वहां से मुझे अदर बेनिफिट्स भी मिल रहे थे, ओपीडीज वगैरह और मेडिकल ये वो सब। लेकिन फिर भी ये कि मैंने बहुत सोचा, मतलब वो टाइम थोड़ा सा मेरे लिए ऐसा था कि यार मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। बट ये है कि फिर इन दी एंड मैंने कहा नहीं यार मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए, एंड देन आई ज्वाइन। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम सेटिस्फाइड कि यार हाँ मेरा डिसीजन जो था वो सही था। तो वो एक मेरे लिए एक अच्छी चीज थी। ठीक है, दैट्स रियली गुड। मैं अगर अपना शेयर करना चाहूँ तो मेरे लिए टफ डिसीजन जब मैंने टेक्स में जॉब ज्वाइन की थी तब था, क्योंकि मैंने बीच में 3 साल का ब्रेक लिया था अपने करियर को स्टार्ट करने के बाद, और मैंने डिफरेंट वेंचर्स वगैरह स्टार्ट किए थे। मुझे बिजनेस करने का बहुत शौक था, लेकिन वो कहीं ना कहीं समहाउ कुछ ना कुछ होता था, वो फेल हो जाते थे। तो जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तो उस वक्त मेरी शादी को हार्डली 7-8 महीने हुए थे, और बहुत टफ डिसीजन था मेरे लिए, क्योंकि आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत डिफरेंट होती हैं। फिर जब आप वर्किंग वुमेन होते हो तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर पा रहे होते हो, और फिर टेक्स एक ऐसी कंपनी थी जहाँ पे सैटरडे भी ऑफ नहीं होता था। तो उसमें एक और प्रेशर मेंटल था कि पता नहीं मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी कि नहीं, और उस वक्त मेरी नीड भी बहुत थी, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत टफ चल रही थी। मेरे हस्बैंड की रिसेंटली जॉब उस वक्त गई थी, शाहीन एयरलाइन में थे वो उस टाइम पे, और उस वक्त उनकी शाहीन एयरलाइन जो है वो बंद हो चुकी थी। काफी उस वक्त एक ऐसी सिचुएशन थी कि बहुत नीड थी, और टैक्स वो कंपनी थी जहाँ से कॉल आ गई थी। मैंने उसके लिए ऑप्ट किया, और मुझे नहीं पता था डाउन द लेन आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज जहाँ जिस पोजीशन पे हूँ, तो मैं इस चीज के लिए बहुत कहना चाहिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि अल्लाह ताला मुझे यहाँ तक ले आया है। और मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया, मैंने अपनी कहना चाहिए कि अपने पोटेंशियल को टेस्ट किया। मैंने उस वक्त ये हिम्मत नहीं हारी ये सोच के कि क्या होगा नेक्स्ट क्या होगा, या ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। उससे बियॉन्ड जब सोचा और ट्रस्ट किया और अपना पोटेंशियल एनालाइज करने की कोशिश की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने कहीं ना कहीं समहाउ मेरी मेंटल स्टेट को भी सपोर्ट किया इस डिसीजन ने। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं फिर ये फील करती थी कि हाँ जो मैंने डिसीजन लिया है वो मेरी फैमिली के लिए बहुत बेहतर है, सिर्फ मेरी फैमिली के लिए जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड है, हम दोनों के लिए डिसीजन बहुत बेहतर है। उससे बियॉन्ड जब मैं सोचती थी तो मैं बहुत रिलीफ फील करती थी कि नहीं ये डिसीजन मैंने लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स भी अच्छे ही होंगे। ठीक है, मूविंग ऑन। हमारा जो नेक्स्ट अब है पार्ट वो ये है, उसमें हमने बेसिकली ये डिस्कस करना है कि डिसीजन मेकिंग का इम्पैक्ट क्या होता है। जैसे अभी हमने डिफरेंट सिनेरियोज अपनी लाइफ पे डिस्कस किए, आप सबकी लाइफ में ऐसे मोमेंट जरूर आए हैं कि आप लोगों ने डिफरेंट डिसीजंस लिए और समहाउ उन्होंने किसी ना किसी तरह आपकी मेंटल हेल्थ को टेस्ट किया ही किया है। चाहे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो या चाहे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट आया जरूर है। यहाँ पे अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि ऐसा कौन सा वो सिग्निफिकेंट डिसीजन था जो आप सोच रहे हैं कि आप नियर फ्यूचर में लेंगे, ठीक है, और आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट आ सकता है आपकी मेंटल हेल्थ पे।
और आप कितना अवेयर हैं उससे, उस डिसीजन से कि हाँ इसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा मेरी मेंटल हेल्थ पे, और कहना चाहिए मेरी फिजिकल हेल्थ। या मैं चाहूँगा इसके अंदर, मैं वो तालियां बज गई, हाथ उठाना था, खैर। तो मैं जो है वो ये कहना चाह रहा था कि देखिए, मेरा जो डिसीजन काफ़ी टाइम से पेंडिंग में है, वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, के अपनी एजुकेशन के लिए मुझे बड़ा रिग्रेट होता है। सही है, वो मुझे अपनी कंटिन्यू करनी है, सही है, अपनी लर्निंग को इंक्रीज करना है मजीद, क्योंकि प्रोफेशनली एंड पर्सनली तो हम आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन एजुकेशनल साइड पर हम अपने आप को बहुत जल्दी ले ऑफ कर लेते हैं। तालीम हासिल करने के लिए मैं अपनी टीम की और लोगों को भी ये मतलब कहूँगा, वो ज़रूरी नहीं है कि आप एकेडमिक हो, कोई भी हो, वो आप लर्निंग को अपने कभी भी ना रोकें, क्योंकि ये आपके लिए या आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप एक एजुकेट, यू कैन से कि एक कम्युनिकेटिव इन्वायरमेंट के अंदर आप जाते हैं, सही है, एक इदारे के अंदर अगर आप जाके पढ़ रहे हैं, अब तो खैर चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं, वर्चुअली भी होती हैं, लेकिन ये है कि आप जब कनेक्ट होते हैं ना डिफरेंट किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो वो आपके लिए एक अलग एक एक्सपीरियंस होता है। नए लोगों से मिलना, नए लोगों से बात करना, वो हर लिहाज से आपकी ग्रोइंग हो रही होती है, वो आपका एक्सपीरियंस एनहांस हो रहा होता है। until unless if you have bound yourself in a room just doing online working, सही है कि हाँ सुबह से शिफ्ट कंप्लीट कर ली, उसकी बनस्बत ये है कि आप अपने सोशल सर्कल के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्किंग करते रहें। दैट्स इट। ठीक है, कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा यहाँ पे, कोई ऐसा डिसीजन जिसको वो लेना चाह रहा है अपने नियर फ्यूचर में, और उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट वो सोचता है कि उसकी मेंटल हेल्थ पे आएगा, और अगर उसको अवेयरनेस हो जाए उस इम्पैक्ट की तो उसका फ्यूचर कैसा होगा? अवेयरनेस है। मुझे ऐसा लगता है कि टैक्स के अंदर हम जितने भी लोग जॉब करते हैं, इंक्लूडिंग मैं अपने आप को इसमें शामिल करूंगा, हमारे पास एक इनफ एम्पल टाइम होता है, हम अपने स्किल्स को और अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम बात करता है, लेजीनेस भी होती है, हम घर के अंदर जब वर्क फ्रॉम होम के ऊपर होते हैं तो थोड़ा सा एक लेजी एटीट्यूड भी हमारा, ये लाइक मैं अपनी भी एग्जाम्पल देता हूँ, मैं जिस वक्त काम होता है मैं बिल्कुल एक्टिव बैठा होता हूँ, जिस वक्त काम नहीं होता या मुझे पता होता है कि लोग इस वक्त हमारे पास कंप्लीटली, हमारे कंप्लीट स्टाफ है, हमारे पास लोग हैं, चीज़ें हैं, साइन है, मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठ जाता हूँ, जबकि मैं उस टाइम को यूटिलाइज कर सकता हूँ। बट उस वक्त में फिर हम थोड़ा सा रिलैक्स मोड पे चले जाते हैं कि यार ठीक है, हो जाता है। ये बेसिकली ये हमारा इस जो कल्चर है, एक पार्ट जिस कंट्री के अंदर हम रहते हैं, एक नेचर है हमारा, हम थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। तो अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे कोर्सेज हैं, मुझे लगता है कि मैंने बिना पढ़े जो किए हैं, मैं स्टिल उसके अंदर अच्छे मार्क्स ले लेता हूँ। तो मैं सोचता हूँ यार अगर मैं उसको प्रॉपरली पढ़ के समझ के मैं उसको मजीद थोड़ा सा उसको टाइम दूँ तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। मैंने आई गेस बहुत सारी सर्टिफिकेशन की हैं विदाउट, मैंने उसको प्रॉपर जिसको कहते हैं तवज्जो देने के अलावा, लेकिन स्टिल मैंने उसके अंदर मार्क्स बड़े अच्छे लेता हूँ। ये पता नहीं नई चीज को ग्रैब मिली, ये एक अच्छी मुझे अपनी स्किल लगती है कि मैं चीजों को ग्रैब बड़ी जल्दी कर लेता हूँ, या उसको मैं पकड़ लेता हूँ यार ये कॉन्सेप्ट है तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा अगर ज्यादा मैं उसको टाइम दूँ तो मैं अपने स्किल्स को मजीद इम्प्रूव कर सकता हूँ बहुत सारे सिनेरियोज के अंदर, किसी एक के अंदर में। तो इसमें मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा टाइम देना चाहिए। लेकिन समटाइम इसका एक सिनेरियो ये शायद मैं नहीं दे पाता, तो उसका रीजन मैं खुद को कैसे बहलाता हूँ कि यार मैं यही सोचता हूँ कि नहीं, मैं मेरा दिन देखिए, मेरा दिन स्टार्ट होता है सुबह 10 बजे से, तो सुबह 10 से रात 11 तक के तकरीबन ये बनते हैं 13 घंटे। तो ये 13 घंटे मेरे होते हैं, 13 घंटे में से मोस्टली मैं आराम भी करता हूँ, खाना भी खाता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ। बट उस 13 घंटे मेरे आप सामने ऑन द एज रहते हैं कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। सो वो जो एक मेंटल प्रेशर होता है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मैसेज आ सकता है इनका। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं घर के अंदर हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर भी होता हूँ, तो मुझे फील होता है कि अभी किसी का मैसेज आएगा, असद का आ जाएगा, सना का आ जाएगा, रहीम का आ जाएगा, तो आई नीड टू बी ऑन माई टेक, मेरी सीट पे होना चाहिए, मैं अपनी चीज़ों को ऑन द स्पॉट मतलब फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, मैं किसी इतना मैं लेजी नहीं रह सकता। तो मुझे ये भी एक लगता है कि मैं हर टाइम सिस्टम के आगे रहने की मेरी वजह ये भी है कि मुझे अपने काम को मैं थोड़ा सीरियसली लेता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि नहीं यार, दूसरी चीजें ठीक है बाद में देखेंगे, पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो मेरा काम है, जो मेरा ब्रेड एंड बटर है। सो मैं ये ये पॉइंट दे के मैं खुद को समझा लेता हूँ, नहीं खैर है, तुम अगर एक चीज नहीं कर रहे हो तो उसका भी तुम्हारे पास कोई रीजन है, वैलिड रीजन। तो अगर कभी बीच में मुझे टाइम मिला, कुछ ऐसी चीज हुई, तो होपफुली अगर कोई नया लीड ऊपर आता है तो हमारे पास 2-3 लीड अगर हो जाए तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगा, फिर मैं बाकी चीजों में शायद आएंगे।
असल में मैं अली भाई, मैं आपको ना आपकी बात में एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जोएब भाई बिल्कुल आई रिस्पेक्ट कि आप भी लाइन में अली भाई, बताए क्या होता है कि हम लोग जो है ना वो इतना आपने सारी वैसे बातें कंक्लूड हो ही जाती हैं एट द एंड आपकी बात में, लेकिन ये है कि हम समटाइम इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरी वाइफ जब घर गई हुई होती है ना, अक्सर अमूमन ऐसा होता है कि जब उनका मेरे पास मैसेज आता है ना, मैं टू दी पॉइंट रिप्लाई कर देता हूँ। तो वो ये बोलती हैं कि और फिर कॉल आती है तो मैं कॉल पे भी उससे इतनी शॉर्ट बात करता हूँ। मैं बोलता हूँ देखो, तुम्हें अगर मुझसे बात करनी है ना, तुम मेरे सामने आ जाओ, हम 1 घंटा बात कर लेंगे फिजिकली, लेकिन मैं फोन पे या चैट पे नहीं बात कर सकता। क्योंकि दिन भर कॉल कैंडिडेट्स के साथ कर करके व्हाट्सएप पे या उस पर या इंगेज उसके कर करके ना, रिप्लाई कर करके स्क्रीन से मैं इतना पक जाता हूँ, सही है, कि वो मेरा फिर मजीद किसी पर्सनल यूज के लिए भी दिल नहीं चाहता कि मैं मजीद स्क्रीन यूज को अपना एक्सटेंड करूँ। सो आई नीड समथिंग चेंज, जो आप भी अमूमन फील करते हैं। रात में आके आप बोल रहे हैं कि हम मजीद नहीं कर सकते, हमें चाहिए होता है कि फिर हम या तो हम एक फिजिकल एनवायरनमेंट लें, कोई पार्क वाला एनवायरनमेंट हो, सही है, भले उसमें आपका कोई भी फेवरेट पर्सन हो आपके साथ, जो लगता है आपका दोस्त, आपकी वाइफ या आपकी फैमिली का कोई भी बंदा हो, तो वो चीज जो है ना, वो आपको उस चीज से बहुत बेहतर तरीके से वो एक्टिविटी निकाल सकती है। वो इफ कोई भी फिजिबल टाइम हो या कोई भी प्लेस हो, वजह उसकी ये है कि आप उस एनवायरनमेंट से बहुत टॉक्सिक हो जाते हो। टॉक्सिक एक हैवी वर्ड है, आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेसफुल हो जाते हो, तो यू नीड सम प्लेस जैसे कि जहाँ पे जाके हम जो है ना वो उसको अपने आप को चेंज कर सकें। प्लीज वेब भाई। मैं आपकी बात को ना सेकंड करते मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ, जो मैं अभी बात कर रहा था, मुझे उस टाइम से भी रियलाइजेशन थी कि यार मुझे टाइम देना चाहिए। हुआ क्या, मैं रात को बीच में मैंने ये कोशिश की थी प्रैक्टिस करने की, यार मैं रात को 11 के बाद, क्योंकि मुझे पता है मैं फ्री होता हूँ 11 के बाद, मेरा कोई काम नहीं। मैंने सोचा चलो मैं 1 घंटा आधा घंटा में थोड़ा सा किसी चीज पे दूँ। बट मुझे वो आधे से 1 घंटा लैपटॉप को देख देख के मुझे वो काम की जो, आप समझ लीजिए, एक प्रेशर या एक कह लेना, आप जो कहते हैं एग्जॉशन जो होती है, मुझे इस चीज से वो हो गई है। अब लैपटॉप मेरी लाइफ का एक ऐसा पार्ट हो गया, मेरा लैपटॉप, कि मैं सुबह 10 बजे उठता हूँ तो मैं अपना लैपटॉप जो है वो खोलता हूँ। तो इवन रात को जब 11 बजे मैं बंद करता हूँ, बंद करता हूँ। अगर संडे वाले दिन मैं लैपटॉप नहीं खोलता, मुझे लग रहा है कुछ छूट रहा है, कुछ अधूरा है मेरी जिंदगी के अंदर। तो एट द सेम टाइम अगर मैं लैपटॉप पे बैठ के एक्स्ट्रा जब काम कर रहा होता हूँ, या कुछ एक्स्ट्रा चीज कर रहा होता हूँ, कुछ कोर्स देखना, कोई चीज देखना, तो वो फिर थोड़ा सा मुझे वो भी पार्ट ऑफ जॉब ही लगता है। तो फिर मैं उससे एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, बोलते नहीं यार थोड़ा सा बंद करो यार, ओवर हो रहा है, इसको थोड़ा सा रोक सकते हैं। जब भाई सॉरी, आप काफी देर से होल्ड पे थे, आप प्लीज कंटिन्यू कर, कुछ कहना चाहते हैं। नहीं सर, कोई मसला नहीं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जल्दी बिल्कुल मुझे आपकी नहीं आ आवाज रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। सबको आ रही होगी, थोड़ा जोर से अब बोलिए। ठीक है? मुझे तो आ रही है, ठीक फराज है, को नहीं आ रही है। अब ठीक है। हाँ, बहुत बेहतर है। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं ये शेयर करना चाह रहा था कि मैंने कुछ दिनों पहले अभी बच्चों के साथ बिल्डिंग के फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया, तो वो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ फुटबॉल खेलने के बाद। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ, जैसा कि भाई कह रहे थे कि हम लोग बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं, टाइम तो हमारे पास है लेकिन हम उसको वो नहीं कर पा रहे होते, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे होते। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जिम ज्वाइन कर लूँ। घर में जो है वो वर्कआउट इंसान इस तरह से नहीं कर पा रहा होता। एक इन्वायरमेंट होता है, आपको माहौल मिलता है, तो वहाँ पे इंसान अच्छा फील करता है, और जो गोल्स अचीव करना चाह रहा होता है वो इजीली कर लेता है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और हाँ, मैंने अपने लिए एक फुटबॉल भी खरीद ली है। टोटली है, टोटली। मैं भी सोच तो बड़े टाइम से रहा हूँ भाई, बस कर नहीं पा रहा मैं जिम ज्वाइन। आ जाए वेब पहले भाई, आई मेरे नीड पास, मोटिवेशन, मेरे पहले साथ मैं रीजन पार्टनर देता था आ जाए। मेरे घर के करीब नहीं, अब मेरे घर के करीब खुल गया, तो अब मैं तब भी नहीं करवा रहा। मैं सिर्फ मौसम का वेट कर रहा हूँ, थोड़ी ठंड बढ़ जाए फिर इसी तरह कोई कुछ कहना चाह। आ कासिम जाए भाई वेब और भाई, असमा, मैं पार्टनर फहद बैठा जो हुआ है है ये इधर, लोग मेरे आपका करीब में पार्टनर बैठा हुआ है, आ जाए आप। जी बिल्कुल, मैं भी जो है वो इसी को ही कंटिन्यू करना चाहूँगा कि मेंटरिंग अगर मैं बात करूँ, तो मैंने भी अभी एक ये डिसीजन लिया है कि मैं जो है वो मेंटल हेल्थ को अपनी स्ट्रांग करने के लिए जिम ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से ये स्टार्ट करना जा रहा हूँ। क्योंकि लाइफ में इंसान इतना इन्वॉल्व हो जाता है अपनी फैमिली में और दूसरी चीज़ों में, कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को ना, या अपने आप को टाइम नहीं दे पाता। मुझे ऐसा लगता है शायद मैं अपने आप को ना बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मतलब बच्चों में और इन सब चीज़ों में लगा हुआ हूँ, तो बच्चों की पढ़ाई और ये सब चीज़ें। तो अब मेरे हिसाब से आई थिंक इट्स बेटर ऑप्शन कि आप जो है वो कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं, ताकि आप मेंटली थोड़ा सा अपनी जो भी आपकी स्ट्रेस है, आपकी टेंशन है, वो रिलीज हो जाए। तो आई थिंक इट इज़ गुड ऑप्शन फॉर मी ऑल्सो। तो मैं भी ये करना चाह रहा हूँ। हमारे बाकी मुजाहिद हैं, असमा कहाँ, कासिम भाई कहाँ, फहद आए कि फहद आए कॉल पे ज्वाइन किया, 7 लोग हैं, फहद मिसिंग है। कासिम भाई और असमा, आप लोग कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? कहाँ है कॉल पे हैं? बिजी हूँ। सच तो कोई ऐसा मेरा डिसीजन में कभी लेता ही नहीं।
तो नहीं ना सर, यही तो हम चाहते हैं आप डिसीजन लें, आपको दावत करें हम। आप एक डिसीजन लें कि मैं अपनी टीम को नेक्स्ट मंथ पूरी टीम को घर पे बुलाऊंगा, पहले हफ्ते लंच पे बुलाऊंगा, दूसरे हफ्ते पे डिनर पे बुलाऊंगा। अब आपके इस डिसीजन से देखिए हमारी मेंटल जो एक है ना, वो आप बड़ी लोग टी टाउन नहीं आते, बारबेक्यू में मेहमान आएंगे। सर आप बुलाएं, क्यों नहीं आएंगे, आप बुला के तो देखें। हमने तो प्रोग्राम रखा था बकरीद पे बारबेक्यू का। सर कुछ नहीं सर, ये बस बातें ही हैं, कुछ नहीं है सर। ठीक है, फिर आप नहीं बुलाना चाह रहे तो मर्जी है आपकी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं, मूव करें। जी। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमने बहुत सारी डिसीजंस अपनी लाइफ में ले लिया। हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने फ्यूचर में कौन से डिसीजंस लेने हैं और किस तरह वो हमारी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि डिसीजन मेकिंग के लिए वो कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि जब आप कोई डिसीजन बना रहे होते हैं, कोई डिसीजन लेना चाह रहे होते हैं, चाहे वो छोटा सा डिसीजन हो या कोई एक लॉन्ग लाइफ गोल हो आपका, तो आप वो कौन सी छोटी छोटी चॉइसेस है जो आपकी कहना चाहिए कि आपके सामने होती है, जिसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरह से उन प्रोसेसेस को पूरा इनलाइन करते हैं। चाहे वो एक छोटा सा डिसीजन ही क्यों ना हो, जैसे आपने ग्रोसरी पे जाना है, या कोई बहुत बड़ा डिसीजन हो, जैसे आपने करियर के ऊपर कोई चीज फोकस करके करना है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कोई हेल्थ गोल हो, तो वो कौन से स्टेप्स हैं जो आप अपने इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। जी जुहेब भाई। सबसे पहले मैं रिसर्च से स्टार्ट करता हूँ कि कोई भी लेट सपोज मुझे सेलफोन खरीदना है या छोटी चीज़ एक मेमोरी कार्ड भी खरीद परचेज करना है, तो मैं पहले ऑनलाइन देखता हूँ जो प्रोडक्ट मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट परचेज करनी है। उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पे उसके रिव्यूज देखता हूँ, दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं फॉरम पे लोगों के रिव्यूज पढ़ता हूँ कि उनके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं इन प्रोडक्ट के साथ, या इस वजह कोई भी चीज़ हो सकती है। तो मेरी यही जनरल प्रैक्टिस होती है। उसके बाद फिर मैं फिजिकली मार्केट विजिट करके मल्टीपल शॉप्स विजिट करता हूँ, वहाँ पे प्राइस डिफरेंसेस देखता हूँ और उसके बाद फिर मैं वो चीज़ परचेज करता हूँ। और ये चीज़ से मतलब थ्रू आउट हर चीज़ के लिए ये मतलब वो कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, मेरी जनरल प्रैक्टिस यही रहती है। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मार्केट रिसर्च करते हैं पहले, किसी भी बिल्कुल कोई भी डिसीजन मेकिंग से पहले आप उस पर प्रॉपरली रिसर्च करते हैं कि यार इस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और बिल्कुल ये चीज़ एग्जैक्टली। मतलब किस तरीके से सही। परफेक्ट, हाँ अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। मुझसे अगर पूछें तो मेरा कोई भी डिसीजन आएगा, बात को छोटे से लेकर बड़े से बड़ा डिसीजन होता है, मैं उस डिसीजन के एक उसको सामने रख के उसको देखते हैं, देखो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, फायदा क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है। मुझे जिस तरफ ज्यादा ऑप्शन मतलब बैलेंस मेरा ज्यादा होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे एक डिसीजन लेना है, मेरी अगर जैसे अभी आपने बात की ग्रॉसरी की, या मैं कंफर्ट को थोड़ा सा, अगर फैमिली रिलेटेड है तो मैं कंफर्ट को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करता हूँ। मेरा कोई भी ऐसा डिसीजन आई थिंक अली भाई का इंटरनेट इशू हो गया। कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा जब तक अली भाई का इशू रिजॉल्व होता है। अली भाई का इंटरनेट बढ़ गया। हम्म, ये डिसीजन, जाहिर सी बात है, डिसीजन जो वर्ड है ना, वो एक जगह पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा होता। वो हम अगर अब हम बात करें तो डेली बेसिस के ऊपर हमें तो मल्टीपल और आई थिंक काउंटलेस डिसीजन लेने पड़ रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरी जॉब से रिलेटेड करंट मैं आपको एग्जांपल दूं, रहीम रहीम हो गया, सही है, रहीम उसको मुझे हैंडल करना है। एक जाहिर सी बात है, ऑन अ सीरियस नोट ये है कि वो एक सीईओ भी है, और जाहिर सी बात है आप लोगों के और हम लोगों के में फ़र्क ये है कि आप लोगों के बीच में एक बहुत कंफर्ट, एक अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अली भाई जो है ना, वो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। लाइक अली भाई हैं अगर बीच में, तो कभी भी छुट्टी भी चाहिए, किसी को बगैर बताए भी छुट्टी चाहिए तो वो भी हो सकती है, सही है। आवाज बीच में कट गई थी, I guess। हेलो, जी अली भाई आ गए, अच्छा आवाज, तो अली भाई अपनी हाँ बात पूरी सॉरी करें। सर, कहाँ तक पहुंचे थे, कहाँ तक आप लोगों ने मेरी बात सुनी। कंफर्ट की बात हो रही थी अली भाई, आपने कहा हाँ, था कि मैं मैं हमेशा कोई भी डिसीजन जो है, अगर उसमें मेरी फैमिली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है या किसी भी तरह से उन पर उसका इम्पैक्ट आएगा, तो मैं कंफर्ट पे जाता हूँ। मैं कंफर्ट देखता हूँ कि यार कहाँ से ये लोग इजी रहेंगे, इनको कोई प्रॉब्लम ना एट द सेम टाइम पर्सनल ऐसा डिसीजन है जो जस्ट मुझसे रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल के लिए या कुछ भी ऐसी चीज़ है बाहर की, तो उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, इतना मैं अपने कंफर्ट पे इतना मुझे करता हूँ।
बिल्डिंग को मैं फैमिली को बेस्ट चीज़ है, उसके लिए मैं ज़्यादातर इनको प्रेफर करता हूँ। यार मेरे डिसीजन जो है उससे बाकी लोगों पे क्या असर आ रहा है, उससे बाकी लोगों पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, या बाकी लोगों को उससे कोई परेशानी तो नहीं होगी। और फिर एट द से एंड फिर मैं मेरा यही होता है उस चीज़ को रख के, यार इसका फायदा मुझे क्या होगा, इसका नुकसान मुझे क्या होगा, दोनों चीज़ें रखता हूँ। जिस तरफ मुझे ज़्यादा कोई मेरा होता है कि हाँ यार फायदा ज़्यादा तो फायदा करने का, मुझे लगता है कि इससे कोई नुकसान हो सकता है, इसलिए ये डिसएडवांटेज हो सकता है, तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ। और मेरी नॉर्मल मेरी एक चीज़ मेरी थिंकिंग ये रहती है कि कीप इट सिंपल। मैं चीज़ों को सिंपल रखना ज़्यादा पसंद करता हूँ एज कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता। मैं इवन शॉपिंग में भी जाता हूँ, मुझे अगर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं जिस चीज़ पे मेरी एक बार नज़र रुक जाती है, मैं बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव नहीं हूँ चीज़ें के मामले में, नहीं ये नहीं चाहिए ये चाहिए। हाँ मुझे अगर कुछ चीज़ पसंद नहीं भी है तो मैं अगर उसको 2-3 दफ़ा देखूंगा, मैं बोलूंगा नहीं यार है ठीक है, गुजारा हो जाएगा, कर लेंगे। तो मेरा कोई ऐसा वो भी नहीं है। और मेरे कुछ दोस्त हैं, हम अगर कभी शॉपिंग में जाते हैं, उनको चीज़ पसंद नहीं आती, कहते नहीं यार मुझे पसंद नहीं आ रही। मैं बोलूँ इतनी अच्छी चीज़ है, इतना सब कुछ है। हाँ एक लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, कलर चॉइस होती है, एक स्टाइल होता है, एक होता है नॉर्मल। मुझे शायद मुझे सेंस नहीं है उस चीज़ का इतना ज़्यादा, बट नॉर्मल मेरे लिए इजी होता है चीज़ों को इतना करना। ठीक है, फराज आप कुछ शेयर कर रहे थे। जी बिल्कुल, मैं बस यही चीज़ें कंक्लूड करना चाह रहा था, मतलब कि ऐड करना चाह रहा था कि हम मल्टीपल डिसीजन ले रहे होते हैं ना एक दिन के अंदर, जाहिर सी बात है। तो अगर आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मेरी चीज़ें देखें, मैं एग्जांपल दे रहा था कि जैसे कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ है, अब एक तो हो गई बाइंग बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर, लेकिन उसमें भी मैं एक कोट ऐड करना चाहूंगा कि एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग दोनों को ऐसा लग रहा होता है, बायर और सेलर, कि वो दोनों जीत रहे हैं। सही है, क्योंकि सेलर को लग रहा होता है कि उसने बहुत अच्छे कीमत के ऊपर जो है वो एक चीज फरोख्त कर दी, और बायर को ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत होशियार है और उसने जो है वो बेस्ट प्राइस के ऊपर जो है वो चीज परचेज कर ली। तो दोनों अपना जो वो देखते हुए जो है ना वो उस चीज को सौदा करते हैं, सही है ना, डील करते हैं फाइनल। लेकिन क्या होता है, दोनों को लग रहा होता है कि हम ज्यादा स्मार्ट हैं क्योंकि हमने ये चीज अपनी मर्जी की कीमत पर ली है, और बेचने वाले को ये लग रहा होता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ क्योंकि मैंने अपनी कीमत पे बेची है। तो ये एक बाइंग एंड सेलिंग का एक प्रोसेस होता है। और जहां तक रहा सवाल डिसीजन मेकिंग का डेली लाइफ के अंदर, तो फिर मैं अक्सर और बेशतर अब जो अपनी प्रैक्टिस में रखता हूँ वो सेकंड ओपिनियन को रखता हूँ। सही है, मतलब एक ये है कि कोई भी चीज़ अगर रहीम को भेजनी है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे, तो मैंने अली भाई से, क्योंकि अली भाई लीड है, अली भाई का भी उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है। सही है, मुझे पता है कि जितना मैं जानता हूँ ये भी उतना ही जानते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उससे फायदा ये होता है, एक तो ये कि वो चीज़ इम्प्रोवाइज हो जाती है, और दूसरी चीज़ ये कि हाँ एक कॉन्फिडेंट हो जाता है कि यार अगर नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रिप्लाई आएगा, हम मिलकर इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो यही चीज़ मैं काफ़ी दूसरी जगहों के ऊपर भी जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। अगर फैमिली से रिलेटेड कोई चीज़ है जो मुझे समझ में नहीं आ रही, तो वो वालदा के साथ डिस्कस कर ली, ठीक है, कि भाई हाँ ये जो है वो जाहिर सी बात है, अगर हमें वहाँ जाना है, हमें ये ऐसे करना है, तो एक एडवाइस ले लेना किसी से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को काफी बेहतर बना देता है, बशर्ते ये कि वो एडवाइस किसी मुखलिस और दुरुस्त इंसान की हो। ये डिपेंड। यार मैं आप जो बात कर रहे थे ना कि आपने बायर और सेलर वाले एग्जाम्पल भी बड़ी अच्छी दी। अब मैं इसमें एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई कि नॉर्मल हर रोल के अंदर हर जो बंदा है, इवन आप बायर सेलर की मिसाल ले लो, या आप हम बाय नेचुरली हम जब पैदा होते हैं दुनिया में आते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर कुछ चीजें बाई बिल्टन पैदा होती रहती है, हमारी पर्सनैलिटी के अंदर वो इन्वॉल्व होती रहती है, आती रहती है आती रहती है, कितने टाइम फिर वो एनहेंस हो है। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। हमारी टीम के अंदर फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, ठीक है, कुछ लोगों के बच्चे भी हैं माशाल्लाह से। आप एक छोटी सी एग्जांपल देखें, मैं भी इवन कभी रोड क्रॉस करता हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपनी मिसेज के साथ, अपनी मदर बहनों के साथ या बच्चों के साथ, बाई नेचुरली मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं उनको अपने पीछे रखता हूँ। वो एक डिसीजन होता है, वो भी अगर आप एक रोड क्रॉस कर रहे हैं वो भी एक डिसीजन है। आप डिसीजन ले, आप एक एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अपने पीछे करते हैं। जिस तरफ से गाड़ी आ रही थी आप उस तरफ आगे जाते हैं। क्यों? ये चीज़ हमें किसी ने सिखाई नहीं। ये बाय बर्थ, या एक हम यूँ कह लें कि हमारे कल्चर से, या बीइंग एज आप कह लें कि सपोर्टिव होने की, या इसको आप किस कैसे इसको मतलब जैसे एक शील्ड होने की उस नजर से आप खुद आगे आते हैं कि नहीं यार अगर कुछ हो, कुछ आगे लगे तो पहले मुझे लगे। ऐसा वो होता नहीं, माइंड के अंदर होता नहीं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उनको अपने पीछे रखते हैं। सो इसी तरीके से लाइफ के डिसीजन होते हैं। इवन अगर जो फीमेल्स हैं वो बहुत सारे डिसीजन होते हैं जिसके अंदर उनका इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फैमिली रिलेटेड, घर के रिलेटेड, या नॉर्मल इस तरह की चीजें हैं वो उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, और उनका ओपिनियन जब बहुत
मैटर करता है। सेम एज वो जिस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर मेल्स का पार्ट है ज़्यादा है, वो फिर हम लोग करते हैं। इस तरह अगर बच्चे हैं, अगर आपको कोई एक्टिविटी प्लान करनी है, बच्चों से पूछो। हमारे यहाँ घरों में क्या होता है, मैं एक्टिविटी प्लान करनी होती है, मम्मी को से पूछते हैं, आप किसी से पूछते हैं। मेरा ये हाल है कि अगर आपको पिकनिक या एक्टिविटी प्लान करनी है, बच्चों से पूछे, क्योंकि वो उसको ज्यादा एंजॉय करेंगे एज कम्पेयर टू काम मुझसे पूछे। मैं तो ये बोलूंगा यार बस एक मूवी लगा दो, एक मैच लगा दो, बैठ के देखते रहो, कुछ खा पी लो, फास्ट फूड खा लो, घर के अंदर ही बैठ के बैठ क्या आप खाए। बट आप बच्चों से पूछे को बोलेंगे नहीं, पार्क चलते हैं, पूल चलते हैं, वाटर पार्क चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका जो डिसीजन होगा वो ज्यादा रेलिवेंट होगा एज कम्पेयर टू मी, क्योंकि मैं एक एग्जॉस्टिव हूँ। कि हम जितने भी लोग हैं जॉब वाले, हम एग्जॉस्ट होते हैं। हम लोगों को चाहिए यार सोते रहो, एसी चला लो, ठीक है, 22-23 पे थोड़ा सा मीठा मीठा एसी चल रहा हो, आप सो जाए, उठे तो आपको चाय कॉफी मिल जाए, आपको मतलब दिन का कच्चा खाना मिल जाए, हम थोड़ा सा उस मोड में चले गए। तो ये सिनेरियो टू सिनेरियो को डिपेंड कर रहा होता है। और आपको जिस तरह मिसाल दी कि हाँ या मशवरा लेना, हाँ मैं भी इसको टोटली एग्री करता हूँ कि आपके लाइफ में कुछ लोग होने चाहिए जिनसे आप डिसीजन के लिए आप मशवरा ले लो या उसके प्रोज एंड कॉन्स वगैरह देख लो, पूछ लो। तो ये बात बेटर ये होता रहता, वक्त के साथ साथ होता रहता। जब हम छोटे थे उस वक्त हमारे डिसीजन अलग थे, आज हम अलग मोड के ऊपर हैं, आने वाले टाइम में हम एक अलग फेज में होंगे, उस वक्त डिसीजन अलग होता है। बाकी ये रोड वाली मिसाल मुझे हमेशा याद रहती है कि क्यों आगे गाड़ी के आगे हैं कि पहले हमें ठोके आगे। लेकिन ऐसा होता है, आप माने नहीं माने, आप कहीं पे भी देखें जो लोग रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, जो मेल्स होते हैं वो हमेशा आगे हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको भी सिखाता नहीं ये चीज। मुझे भी कभी किसी ने नहीं सिखाई, मुझे आज तक किसी ने चीज बताई भी नहीं। इवन आप में से बहुत सारे लोग अपने फैमिली के साथ रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, तो वो इसी तरीके से आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, हाँ ये चीज है। लेकिन वो कहाँ से आती है? वो फिर आपके कल्चर से आती है। अब यही हमारा कल्चर होता है। अब ये बेसिकली इसको हम कल्चर का वर्ड यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि ये चीज हमें ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ गई। ये नेचुरल भी कह सकते हैं, बट बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं है। जब भी बाहर की दुनिया में लोग अपनी लाइफ को पहले देखते हैं कि नहीं भाई मैं पहले गाड़ी ठोके तो दोनों इक्वल है ना, इक्वल तो फिर उसको भी गाड़ी उतनी लगनी चाहिए ना, फिर वहां तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पे नॉर्मल घरों के अंदर क्या होता है कि जो मदर होती है वो कहते हैं कि बच्चे खा लेंगे, तो ये जो एक सेक्रीफाइस है, ये एक अलग ही चीज होती है। ये मेरा नहीं ख्याल कि हर तरफ हर कौम के अंदर ऐसा यहाँ हर कल्चर में सब पाया गया। मुझे शायद मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा वहाँ देखने का या इस तरीके से। बिल्कुल भाई, कल्चर टू कैसा? कल्चर ये सारी चीजें वेरी करती हैं हमारी सोसाइटी में। हाँ जो ना, क्योंकि आप ये हम बचपन से अपब्रिंगिंग होती देखते है आते हैं ना। अब मैंने अपने उसके फादर को देखा, अंदर। अपने भाइयों को देखा, फिर मेरे अंदर आई, अब हमारे बच्चे जब हमें देखेंगे फिर उनके अंदर ये फिर जनरेशन टू जनरेशन इस चीज वो पासिंग टॉर्च वाला सीन हो गया यहाँ पे कि हम टॉर्च पास करते जाना है बच्चों को। ये सब चीजें मतलब हम इस ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उससे लर्निंग हो रही होती है हमें, बताता नहीं है बिल्कुल कोई। बिल्कुल ऐसे ऐसे। नाइस। बिल्कुल। अच्छा जी, हम अब हमारी नेक्स्ट चीज जो है वो है कि डिसीजन मेकिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। सो यूजुअली हम कहते हैं ना कि डिसीजन ले लिया, चलो ठीक है, खैर है, देखा जाएगा, अब जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम डिसीजंस ले रहे होते हैं उनका कोई ना कोई इम्पैक्ट जरूर होता है हमारी लाइफ पे। यहाँ पे मेरा आपसे आप सबसे ये सवाल है कि ऐसे टाइम के बारे में सोचें जब आप लोगों ने कोई इनडिसीजन लिया हो या कोई पुअर चॉइस ली हो, उस टाइम पे कोई पुअर डिसीजन लिया हो और उसने आपको वो स्ट्रेस या एंजाइटी की तरफ ले गया हो वो डिसीजन। और उस सिचुएशन को देखते हुए अभी के बारे में सोचें जब आपके पास इतनी नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है और सारी चीजें हैं आपके पास, तो वो कौन सी बेटर चॉइसेस थी जो आप उस टाइम पे ले सकते थे। बहुत सारे। इसमें तो आप बस बात हो ना, ईंट उठाओ नीचे से बाहर निकलेगा। इसमें तो ऐसा ही है। मैं अच्छा इस चीज पर मैं हमेशा एक बात मानता हूँ। मैं एक दफा अपने सिस्टर के साथ बैठा हुआ था, हम बात कर रहे थे किसी चीज पे। मैंने उनको एक एक बात पता नहीं बल्ला वाले मुझसे तो मेरे जहन में कैसे आई और मैंने उनसे वो माउथ पीस कर करीब दी। करिएगा प्लीज। कुछ कह रहे हैं आप फराज? मैं माउथ पीस की रिक्वेस्ट कर रहा था, थोड़ी सी करीब हाँ, करिए। अब बेटर है, अब सही। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ, मैं एक बात एक दफा मैंने किसी से कही थी। मैंने उनसे कहा था कि देखो नॉर्मली लोग जब आपके पास ओपिनियन लेने आते हैं, सजेशन लेने आते हैं कि यार प्लीज इसमें मुझे थोड़ा सा हेल्प आउट कर दो। बंदा मेरे पास अगर कोई आएगा तो भी उसको पता है कि हाँ यार ये बंदा मुझे अच्छा मशवरा देगा, मुझ पर एक बिलीव लेकर आएगा, उससे एक ट्रस्ट है मुझ पर। ऐसा ही है ना, अगर आपके पास कोई सजेशन लेने आ रहा है या कोई ओपिनियन मांगने आ रहा है, तो इट्स मीन वो आप पे ट्रस्ट करता है कि आप उसको एक अच्छा मशवरा देंगे, एक अच्छी सलाह देंगे। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये जो आपने एक्सपीरियंस हासिल किया वो कितनी गलतियां करके हासिल किया। आपका एक्सपीरियंस आता ही आपको गलतियां करके। जब तक आप बैड डिसीजन नहीं करेंगे, आप एक अच्छे डिसीजन मेकर हो ही नहीं सकते। तो अगर आप ये कहो मेरी लाइफ के सारे डिसीजन अच्छे हैं, तो ऐसा तो कभी किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। सो इसी तरीके से बैड चॉइसेस, मेरा शॉपिंग सेंस बहुत बुरा।
मैं घर आके भी मुझे लगता है कि नहीं यार ये चीज मैंने गलत कर दी, ये मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। मैं हमेशा, मेरे साथ तो ये बहुत ही होता है, मैं कोई दो चीज लेके आता हूँ मुझे लगता है नहीं यार, घर लाके मुझे फील होता है नहीं ये गलत आ गई, लेकिन यार फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ उसके साथ। इस तरह के बहुत सारे हैं। अभी रिसेंटली मैंने कुछ परचेज किया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, जिनके लिए मैंने परचेज किया अपनी मिसेज के लिए, उनके लिए मुझे लगा कि नहीं यार, बाद में मुझे भी एहसास हुआ कि नहीं ये थोड़ा सा कुछ गलत गलत सिलेक्टिव हो गया। तो फिर इस चीज को मैं मेंटेन करने के लिए मैं शायद 2 से 3 चीजें परचेज करता हूँ, मैं एक नहीं करता, तो चलो बैलेंस रहेगा उसका। अभी उनके मैंने वो चश्मा बनवाया कुछ दिन पहले, 2 से 3, तो वहां पे मुझे फील हुआ कि नहीं यार मैंने गलत फ्रेम चूज कर लिए, क्योंकि मैंने उनको बताया नहीं था, मैंने बिना बताए वो चूज तो कर लिए। उसमें से 2 तो चलो पसंद आ गए, एक जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद, अब बात वही है कि मैं उसको किसी और वे में देख रहा था, उन्होंने किसी और वे में देखा, मैंने कहा नहीं अच्छा है, बट हो नहीं सकता है ऐसा अच्छी चीज, थोड़ा सा और बात है, मुझे भी ख्याल आ कि नहीं यार हाँ कुछ गड़बड़ हो गई है इसमें, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा ही है भैया। किसी ने हाथ उठाया था बड़ी देर से, कोई आई गेस मुझे नजर आ रहा था, देख वही थे। जी अली भाई। अच्छा, मेरे कजन ने मुझे एक दफा बोला था कि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं ना तो उसके साथ खड़े रहें वरना पछताएंगे। ऐसा ही अगर आपको ऐसा ही पछताना है आगे चल के तो ऐसा ही ऐसा ही वो ऐसा ही। डिसीजन फिर लेंगे नहीं। मैं अब टोटली आपकी बात बिल्कुल से जैसे एग्री भी आप बात करूंगा कहते और हैं मैं ना ओन भी करता हूँ इस एक्सपीरियंस, चीज को। बिल्कुल जैसे आप कहते हैं ना कि इंसान को एक्सपीरियंसेस के बाद वो फिर डिसीजन मेकिंग उसकी बेहतर हो जाती है। तो वक्त जो है वो सबसे बड़ा मरहम है, इंसान को हर चीज सिखा देता है और ओवर टाइम जो है वो इंसान, जिस तरह अली भाई अभी अर्लियर कन्वर्सेशन के अंदर कह रहे थे कि पेंडिंग जो है वो पहले 5-10 पे इंसान परेशान हो जाता था, अब 100-100 200 आ जाती हैं तो वो पता नहीं चलती। तो एक दफा मेरे साथ हुआ, मैं बाइक पे जा रहा था, नॉर्मली मैं जा रहा हूँ, हार्डली मैं 30 या 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर हूँ, इसका कोई मरहम नहीं बन सकता। अच्छा, तो मेरे सामने एक मैनुअल आ गया, वो खुला हुआ था। अब मैंने मिसकैलकुलेट किया, मुझे लगा मैं गुजर जाऊंगा उसके ऊपर से, लेकिन वेरी नेक्स्ट मोमेंट मेरी बाइक का फ्रंट टायर उसके अंदर था और मैं रोड के ऊपर था। तो अब जो है वो मुझे साइड से निकल जाना चाहिए था, रिस्क नहीं लेना चाहिए था, लेकिन ये भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। तो बस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ओवर टू मैं फराज आपको भाई। अपना एक एक ब्लंडर बताता हूँ, मैंने क्या ब्लंडर मारा। मेरी फर्स्ट जॉब थी टीआरजी के अंदर। टीआरजी का ऑफिस था डिफेंस पार्क के ऊपर, आगे तलाबी को पता होगा, तलाबी ने जॉब की है वहाँ पे। मैं निकला, मैं आई गेस शायद बिल्कुल। फैसल नर्सरी का जो पुल है, जब आप तारिक रोड से जा रहे होते हैं मैकडॉनल्ड जो अल्लाह वाली जी, वहां से निकल कर आते हैं, नर्सरी का ब्रिज चढ़ते हैं, ब्रिज चढ़ के फिर हम वहां से राउंड लेके बिल्कुल नीचे उतरते हैं और हम शारा फैसल पर चढ़ देते हैं एफटीसी की तरफ। मुझे उस दिन आई गेस मोबिलिंग में मेरा इंटरव्यू था, शायद मेरा मोबिलिंग के अंदर इंटरव्यू था, मैं इंटरव्यू देकर आया। सॉरी गुजर जाएगा ये आपका जरा गुजरेगा, फिर आपको कहानी बताता हूँ, बड़ी मजे की कहानी है। मोबिलिंग का हमारा ऑफिस है शारा फैसल पे, थोड़ा सा अपोजिट साइड पे। मैं मोबिलिंग के ऑफिस गया, इंटरव्यू दे के बाद मुझे रॉन्ग आना था सर्विस रोड के ऊपर। सर्विस रोड पे आने के बाद मुझे नर्सरी को उसी पुल पर आना था, मैं नीचे आना था, थोड़ा सा रॉन्ग जाना था, रॉन्ग जाके पुल के ऊपर चढ़ना था। तो मैं आया, मुझे बजाय इसके कि मैं सर्विस रोड पे जाऊँ, जो तारिक रोड से पुल शारा फैसल की तरफ आ रहा है, एक तो पुल चढ़ जाता है, एक नीचे का रास्ता है जो शारा फैसल को कनेक्ट करता है। अगर आपने तारिक रोड से डिग रोड जाना है तो आप तारिक रोड से सीधा जाएंगे, नर्सरी का पुल नहीं चढ़ेंगे, पुल के नीचे नीचे जाके आप लेफ्ट ले लेंगे और आप शारा फैसल पे कनेक्ट कर देंगे। मैं रॉन्ग आ रहा था, सामने सार्जेंट खड़ा हुआ पुलिस वाला, मुझे पता नहीं क्या समझ के नहीं ये कुछ नहीं कहेगा। मैंने बाइक के ऊपर में जा रहा हूँ, मुझे नई नई बाइक चलाना मैंने शुरू किया, मुझे बाइक चलाना भी नहीं आती। मैं आहिस्ता आहिस्ता, और मैं अब मैं कभी सोचता हूँ बोलता यार क्या बेवकूफ़ी थी, बराबर में सर्विस रोड है तुम वहां क्यों नहीं गए। मैं आहिस्ता आहिस्ता चला के, अच्छा ये भी नहीं कि मैं वहां से जाकर रुक जाऊँ और पुल चढ़ जाऊँ, नहीं मैंने सीधे जाकर उसकी गाड़ी के अंदर ठोकी, बाइक रोकते रोकते ठोक दी। उसने मुझसे बात ही नहीं की, उसने उतर के मेरी चाबी निकाली, उसने बोला साइड पे गाड़ी लगाओ। मैंने उसको बोला अंकल ब्रेक फेल होगी, उसने बोला अच्छा गाड़ी साइड पे लगाओ, मैंने साइड पे लगाई। उसने भी कुछ नहीं कहा, नॉर्मल उसने पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा ऑफिस जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहे हो, मैंने कहा इंटरव्यू दे के आ रहा हूँ। उसने बोला बाइक लेके वहाँ आ जाओ नीचे, पुल के नीचे उनकी एक छोटी सी एक चेक पोस्ट बनी है, वो मुझे वहाँ लेकर गए, उन्होंने बाइक में वहाँ पे मेरी लॉक की, उन्होंने मुझे चलान की पर्ची दी 1200 रुपए की, बोला बेटा ये भरोगे तो ये बाइक यहाँ से जाएगी वरना नहीं जाएगी। तो वो फिर उस वक्त मैंने चालान भरा, और चालान भर के फिर मैंने बाद में सोचा कि मैंने किया क्या है। तो अब ये है कि अब मैं इस तरह के रिस्की काम नहीं करता मैं, वो तो नहीं भाई। पुलिस वाला खड़ा, साइड फौरन साइड पकड़ो, रोड के बीच में से होकर निकल जाओ, रुकना नहीं है वहाँ किसी को। तो ये अब मैं कभी कभी इस बारे में सोचता हूँ, मुझे हंसी भी आती है कि मैंने किया क्या था ये।
कभी कभी हो जाता है इस तरह के मिसहैप्स ना, मतलब बंदा वो करना शुरू कुछ शुरू में था चाहता ना, होता है लेकिन कर कुछ और। घर से बाहर नए नए निकले थे जॉब के लिए, पता नहीं है, तो लगा था कि यार खैर है, पुलिस वाला खड़ा थोड़ा सा दूर ही है, वो कुछ करेगा, वो ब्रेक ही नहीं लगी, सीधी गाड़ी उसकी गाड़ी के अंदर जाकर ठोकी। मैंने 1200 की पर्ची थमा दी, बोला ले बेटा पहले भर इसको। उस वक्त 1200 भी ज्यादा होते थे, अभी कम नहीं होते थे उस वक्त के 1200, शायद आज के 2-2,500 होते। और लकीली नहीं पे थे, वही मेरी ना, जेब बंदा में पैसे थे, तो मैंने फिर वो एक्सपीरियंस से चालान जमा सीख करा दिया। जाता है। मैं वही कह रहा हूँ यही है ना, चीज। आप अगर आज कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उसको कोई मशवरा दूंगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैंने वो एक्सपीरियंस कैसे हासिल किया, मैंने 1200 दे के हासिल किया वो एक्सपीरियंस। के पुलिस वाले को देखो वहीं से दूर, ट्रैफिक पुलिस वाले को देखो दूर हो जाओ, वहीं से दूर हो जाओ। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही। दैट वाज रियली अमेजिंग। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट जो आगे का हमारा है वो है कि अब हमने बेसिकली शेयर करनी है अपनी रियल लाइफ एग्जांपल्स। ठीक है, रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, कि वो करियर के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, लाइफस्टाइल हो गया या हेल्थ के अंदर, हम वो कौन सी डिसीजन मेकिंग करेंगे कि जो हमें बेटर मेंटल हेल्थ की तरफ ले जाए। सो अब आप शेयर कर सकते हैं कि आप करियर के अंदर आपको क्या लगता है कि, क्योंकि अब स्टिल हमारे पास इतनी लर्निंग हो गई है कि हमने अपने पास्ट के बारे में भी डिस्कस कर लिया, हमने फ्यूचर ओरिएंटेड होके भी सोच लिया कि उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है, वो कौन कौन से पुअर डिसीजंस थे कि जिनके बारे में अब सोच के हमें रियलाइज होता है कि हाँ, हम बेहतर तरीके से सोच सकते थे। तो अब जो रियल लाइफ डिसीजंस अब लेने हैं, सो उसमें हम कौन सी चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो जिसमें हमारा करियर है, रिलेशनशिप है, हेल्थ और लाइफस्टाइल है। सो इट्स ओवर टू यू कि आप चाहें तो आप डिस्कस कर सकते हैं कि आप कौन से डिसीजन लेंगे और किस तरह लेंगे। तो मैं स्टार्ट करना चाह रहा था, अगर आप लोग इजाजत दें तो। जी जी सर, प्लीज प्लीज, बिल्कुल हम तो प्लीज। इंतजार में होता है, कोई बोले नहीं बोलता तो फिर हम कूद पड़ते हैं कि यार चलो ठंडा ना हो, माहौल गर्म रहे। बेसिकली मैं जो है वो बहुत बड़ा मग जो होता है ना हमारे घरों के अंदर, वो चाय का पिया करता था और शुगर बहुत ज़्यादा लिया करता था। तो रिसेंटली मैंने शुगर उसमें से कट डाउन करी, मतलब कट डाउन किया, बिल्कुल लेना ख़त्म कर दिया मैंने। तो मग ऑफ टी के अंदर तो उससे हुआ ये कि वो फिर चाय मुझे बहुत काफ़ी बद जायका लगना शुरू हो गई। अब वो कम करते करते मैंने क्वार्टर से भी कम कम कर दिया है। तो आई गेस ये मैंने अच्छा डिसीजन लिया कि मैंने थोड़ी सी कैफीन जो है वो अपनी लाइफ में कम कर ली है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। यार करियर में से अगर मुझसे पूछो तो मैं अभी अगर अपने करंट सिनेरियो के अंदर, अब मुझे फील होता है कि नहीं यार, आज नहीं थोड़े टाइम बाद एक डेड एंड है। अभी चले करंट साइड, लर्निंग्स तो रहती है डेली, आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ऐसा नहीं कि आप कुछ किसी दिन कुछ सीखते नहीं, हर दिन एक लर्निंग है, हर दिन एक जंग है। कुछ दिन पहले किसी से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा हर दिन एक जंग है। हर दिन आप लड़ते हो बहुत सारी चीजों के साथ, अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ, पर्सनल लाइफ के साथ, आपकी इनर जो एक चल रही होती है वो भी है, सौ मसले मसालों का। तो करियर वाइज मुझे लगता है कि हाँ यार, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए। अभी हमारे पास जो भी अवेलेबल जॉब, जो भी हम कह सकते हैं, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। अब किसी और को मौका देना चाहिए कि वो आए, आके बैठे, लीडरशिप ले और उसको देखे। अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी जब तक नहीं मिलती तब तक तो आप लोगों के सर पे बैठेंगे, जब मिल गई तो फिर इंशाल्लाह भाग जाएंगे। रिलेशनशिप के अंदर यही है कि हाँ, बहुत सारी चीजें, बट रिलेशनशिप्स के ऊपर भी मैंने बहुत सारी चीज़ों में भी बाउंड्रीज क्रिएट करना शुरू कर दी कि हाँ यार, ये चीज़ है, हर बंदे को स्पेस देनी चाहिए। हाँ, इवन अगर कोई आपके बहुत क्लोज है, आपकी फैमिली के अंदर भी है, अगर वो कोई भी नहीं है, उसका भी एक हक बनता है स्पेस का, उसको भी एक बाउंड्री होनी चाहिए, उसकी पर्सनल इंडिविजुअलिटी है। आप ये मत समझो कि वो बस उसकी लाइफ भी आप ही की लाइफ हो गई, ऐसा नहीं है। उसकी भी एक लाइफ है, उसको भी आप एक थोड़ा सा स्पेस दें और समझें उस चीज़ को, और उससे ईजी रहता है दोनों चीजों का। उसको भी मतलब इम्पोर्टेंस हम सभी देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते, बट बाजू कहता है हम दूसरों के डिसीजन करना शुरू कर देते हैं। होता है ना, रिलेशनशिप के ऊपर बहुत सारी हम दूसरों के लिए डिसीजन देना शुरू कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आई गेस उनको भी अपना डिसीजन लेने देना चाहिए, उनको भी इतनी इंपावरमेंट देनी चाहिए कि हाँ यार, तुम अपना डिसीजन ले लो। बट हाँ, उसको सही गलत, अगर कोई बच्चा है तो उसको सही गलत जरूर बताएं। और अगर आपको लग रहा है कि कोई दूसरा बंदा है जिसका कोई डिसीजन है, तो उसको आप जरूर उस पर गाइड जरूर कर दें। बट साथ साथ उसको इतना कॉन्फिडेंस है, तो इतना सपोर्ट करेंगे, हाँ ठीक है, अगर किसी का डिसीजन है तो उसको सपोर्ट करते रहते हैं। हेल्थ और लाइफ के अंदर चाहिए यार, हेल्थ के ऊपर बहुत सारी चीजें सोची हैं कि जिम जाए, वॉक करें, बट कर नहीं पाते। वो हमेशा रह ही जाता है वो ना, बस वो कहना है कि लेजी एटीट्यूड है हमारा, और हम पंजाबियों का तो ज्यादा ही था, बस खाना खा लिया तो मैं लेट गया, बस अब उठना नहीं है। अब ट्रक आएगा तो ट्रक आगे हमें उठाएगा नहीं वहां से, इससे ज्यादा नहीं होगा। बट ऑफिस के अंदर थे तो ऑफिस के अंदर काफी एक्टिविटीज रही हैं, बट मुझे इतना है कि मैं अगर करूंगा तो मैं कर लूंगा बस।
मैं अगर थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर अगर काम करना चाहूँ, मेरे लिए मुश्किल है कुछ। मैं किसी भी बस फर्स्ट स्टेप होता है, अगर फर्स्ट स्टेप ले लिया तो फिर बाकी रखूंगा नहीं करना। चलो भाई, आप जी जी बोले, ज्वाइन डायरेक्ट। जी बिल्कुल अली भाई, मैं भी रिलेशनशिप पे ही बात करना चाहूंगा कि रिलेशनशिप में आपको जो डिसीजंस होते हैं ना वो खुद से लेने चाहिए, ना कि आप जो है वो उसको उसमें किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर लो। बिकॉज वी आर ऑल्सो फेसिंग एक्सपीरियंसिंग इनफैक्ट दिस टाइप ऑफ इश्यूज। बिकॉज मेरे कुछ दोस्त हैं, तो वो कुछ उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग आई थिंक नहीं हो पा रही या क्या भी है। हालांकि एक की शादी को 10 साल हो चुके हैं और एक की शादी को 6 साल हो गए हैं, सही है। बट उन लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, सही है, और वो हमसे डिस्कस करते हैं, मतलब मुझसे और मेरी वाइफ से। तो उसकी वाइफ जो है वो मेरी वाइफ से डिस्कस करती है और मेरा दोस्त मुझसे डिस्कस करता है। मतलब अभी बीच में तो इनफैक्ट ऐसा भी हुआ कि उनकी इतनी कुछ लड़ाई हो गई थी या क्या हुआ था कुछ, कि हमें उनके घर जाना पड़ा और हम उनके घर गए बकायदा उनका वो इशू रिजॉल्व करने के लिए। तो मैंने अपने दोस्त को भी समझाया और उसकी वाइफ को भी समझाया, और मेरी वाइफ ने भी, ऑब्वियसली वो भी मेरे साथ थी। तो मतलब मैं ये कहता हूँ कि यार आपके अगर कोई इश्यूज हैं तो वो आप दोनों आपस में बैठ के डिस्कस करो। बिकॉज डिसीजन तो आप चलो बाद में लो, लेकिन डिस्कशन आप पहले करो। मतलब डिस्कशन इज मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बिकॉज हम अगर आपस में डिस्कस करके वो चीज रिजॉल्व कर सकते हैं तो हम किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व क्यों करें उसके अंदर। अब मुझे वो चीज फिर यहाँ पे वो इम्पैक्ट ये हुआ कि यार हमारे समझाने से बड़ा हमने उनको प्रेशराइज किया कि यार देखो ये और वो किस तरह, इस तरह नहीं होता चीजों को। इनफैक्ट उनकी एक बेटी भी है। तो फिर कहीं जाके मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार गलती दोनों तरफ से है, उन दोनों की गलती है आपस में, मतलब जो हमने उसको कंक्लूड किया। लेकिन अगर वही चीज वो दोनों आप अब हमारे समझाने के बाद भी वो थोड़ा सा उनका एटीट्यूड ऐसे ही रहा और फिर उसके बाद कहीं जाके वो सही होगा। तो आई थिंक कि यार आप किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करो एज कम्पेयर के, उससे बेहतर है आप आपस में डिस्कस कर लो ना। आप बैठो दोनों, आप बोलो यार मुझे तुमसे ये कंप्लेन है, ये कंप्लेन है। अगला बंदा आपको बोले, आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक दूसरे को कंप्लेन करें, ना कि वो किसी थर्ड पर्सन को माफ करें कि यार तुम प्लीज आओ और हमारे बात करो हमारे हवाले से। क्योंकि हमें जो है वो उनकी मेरे दोस्त की वाइफ ने बुलाया था कि यार तला भाई आप आए और आप शोएब को समझाएं इस तरह से ना कि वो इस तरह कर रहे हैं और मेरे साथ इस तरह से। तो ऑब्वियसली देखिए गलती सिर्फ औरत की नहीं होती, गलती मर्द की भी होती है समटाइम्स, और दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, और कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज भी जरूरी होता है कि आपको बहुत सी चीजें में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और बहुत सी चीजों को आपको इग्नोर भी करना पड़ता है। तो ये चीज मुझे लगता है कि आजकल लोगों में टॉलरेंस लेवल जो है वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। इनफैक्ट हम भी काफी कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं यार, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं करते, हम भी करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्वियसली आपको गाड़ी चलानी है तो उसको चलाने के लिए अपने बहुत सी चीजों को ना आप इग्नोर करना पड़ता है। मतलब अगर आप एक रोड पे गाड़ी लेके निकल रहे हो तो 10 चीजें आपके ऊपर लगेंगी, तो आप ये नहीं कि उन सबको अपने साथ लेके चलोगे, आप उनको इग्नोर करके आप आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली आपने आगे बढ़ते जाना है क्योंकि ना। ऐसे अगर ऐसे आप उन्हीं केसेस चीजों को ऐसे लेके केसेस बैठ में अपने जाओगे ईगो को साइड पे तो रखना आगे पड़ता बढ़ना है बहुत दोनों मुश्किल है। पार्टीज को। तो ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की है कि यार, और फिर इनफैक्ट एक और दोस्त मेरा, अब उसकी वाइफ भी सेम, वो मेरी वाइफ से कंप्लेन कर दी यार भाभी वो ये ऐसे हैं ये वो हैं इन्होंने ये किया। तो मैं कहता हूँ यार देखो, आप तीसरे को बताने से बेहतर है आप उनको, अपने हस्बैंड को या जिसको भी कंप्लेन है एक दूसरे से, आप बिठाओ सामने और बिठा के बोलो यार मुझे आपसे ये कंप्लेन है, आप ये है, तो आप इसको सही करें। मतलब सही नहीं कर सकते एटलीस्ट ओवरकम कर लें, थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। लेकिन आपस में मैं कहता हूँ यार जो बात है ना आपने आपस में डिस्कशन करनी चाहिए, ना कि आप किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करो। हाँ सम टाइम ऐसा हो जाता है, केस टू केस वेरी करता है कि कहीं ना कहीं आपको जरूरत ऐसी पड़ जाती है। तो चलो ठीक है, आप अपनी फैमिली से नहीं डिस्कस कर पाते तो एक फ्रेंड आपका एक ऐसी चीज होता है कि अगर आपकी फ्रेंड के साथ अच्छी बॉन्डिंग है या आपका ट्रस्ट लेवल बहुत अच्छा है, आपको लगता है कि यार हाँ ठीक है ये मेरा मसला हल कर सकता है, तो वेल एंड गुड। बट पहले कोशिश यही करनी चाहिए कि हम आपस में उसको डिसॉल्व करें और आपस में ही हम चीजों को डिस्कस करके उसके अगेंस्ट हमें जो भी डिसीजन लेने हैं वो हम ले सकें। तो ये चीज मेरे हिसाब यार से, क्योंकि मैं इसमें समझता हूँ कि यार रिलेशनशिप्स के हम्म, अंदर ना डिस्कशंस बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल लोगों ने डिस्कशन आपस में करना खत्म कर दिया है और अपनी कंप्लेंट्स वो दूसरों को जाके कर रहे होते हैं कि यार मेरे स्पाउस के साथ ये मसला है या मुझे ये मसला है अपने स्पाउस से। तो आई एक्चुअली थिंक इस वही है चीज ना, को ओवरकम करना चाहिए। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन रीजन है ना गैप है तला ना। भाई। जी जी कम्युनिकेशन गैप प्लीज भी नहीं है प्लीज। अली भाई, ये हमारे ईगोस को हम साइड पे नहीं रख पाते। बात वहीं आगे नहीं, दूसरों को समझेंगे। मैं एक छोटी सी बात है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका घर जो है वो आपकी गली में सबसे अच्छा लगे,
आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, चलिए छोटी सी मिसाल लेते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं अपना घर बना रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट करना है मुझे, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ऊंचा रहे, रोड लेवल से ऊंचा हो, सबको अच्छा लगे, उसके लिए पहले आपको उसके लिए बेस, उसकी बुनियाद होती है खोदनी पड़ती है, उसमें बहुत सारी चीजें दबानी पड़ती है, फिर उसके ऊपर एक एग्जैक्टली स्ट्रक्चर खड़ा होता है, फिर उस पर आपको बहुत सारी प्रोटेक्शन लेयर्स देनी पड़ती हैं। अगर नॉर्मल आप एक बड़ा अच्छा सा घर बनाते हैं, उस पर कलर नहीं करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। उसको अच्छा दिखाने के लिए या उसके पेरेंट्स को निखारने के लिए आपको उसके ऊपर लेयर्स डालनी पड़ेगी। आप कोटिंग करते हैं, कलर्स करते हैं, आप दरवाजे लगाते हैं, ग्रिल्स लगाते हैं, तो आपका घर एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड, उसको हम कहते हैं कि हाँ यार एक अच्छा घर है। मजा आता है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर आपका खाली आपने ब्लॉक्स खड़े कर दिए हैं और उसके ऊपर लेयर्स नहीं है, लेयर्स मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको उसका भी मतलब बताता हूँ, लेयर्स नहीं है तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। आइदर आपने कितना ही अच्छा उसका डिजाइन क्यों नहीं, आपने अटैच बाथरूम किया, लेकिन अगर उसके ऊपर लेयर्स नहीं है प्रॉपरली, जो हर चीज है वो नहीं है, तो मजा नहीं करती। तो इसी तरह से रिलेशनशिप्स होते हैं, आपको दूसरे की हामी के ऊपर लेयर देनी पड़ती है। अगर आपका पार्टनर है उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, एज आप उसको पब्लिकली या आप इवन फैमिलीज के अंदर भी आप उसको इतना ओपनली आपको डिस्कस नहीं करते, बहुत सारी चीजें होती हैं एग्जैक्टली, जिसके ऊपर आपको लेयर एग्जैक्टली, आउट बिल्कुल। करना चाहिए अपने पार्टनर को कि हाँ यार इसकी है, मुझे पता, ठीक है मुझे है, अब मुझे पता मेरे घर के अंदर ब्लॉक लगे हुए हैं, ये मिट्टी के लगे हैं, लेकिन मैंने उसके ऊपर कलर किया था, मैंने उसके ऊपर बड़ा अच्छा सा कलर करके मैंने लोगों को दिखाया कि नहीं देखो मेरी दीवारें कितनी यार मतलब क्लीन है, ये प्रॉपरली इसके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। हम घरों के अंदर कर्टन लगाते हैं, पर्दे लगा देते हैं, हम सोफाज रखते हैं, हम हर चीज को डिजाइन करते हैं एक अच्छा प्रेजेंट देने के लिए। रिलेशंस भी ऐसे ही होते हैं, इधर आप किसी फ्रेंडली रिलेशनशिप के अंदर हैं, आप अपने मैरिटल रिलेशनशिप के अंदर हैं, फैमिली अपने हस्बैंड वाइफ के अंदर है, आप मदर फादर के साथ किसी भी रिलेशन के अंदर है, उसको थोड़ा सा आपको एक जिसको हम कहते हैं थोड़ा सा डेकोरेट करना पड़ता है। जब तक आप उसको डेकोरेट नहीं करेंगे वो इतना अच्छा नहीं दिखेगा। और अगर मैं एक घर के अंदर रह रहा हूँ, और सिंपल सी मिसाल है, आप हैं, आप एक घर के अंदर रह रहे हैं, मेरे रूम के अंदर इस वक्त मैं नॉर्मल बैठा हूँ, मेरा बेड है, मेरे पर्दे लगे हुए, कर्टन्स लगे हुए हैं, मेरा फर्नीचर जो नॉर्मल होता है वो रखा हुआ साफ सुथरा रखा, मुझे अच्छा लगता है। एट द सेम टाइम मैं इसी रूम के अंदर अगर बैठा हूँ, दीवारों पे कलर ना हो, मेरा पंखा हिल रहा हो, मुझे उसके अंदर एक इरिटेशन सी फील होगी। आपको किसी ऐसे घर में मैं जाकर रखूँ जहाँ पे प्लास्टर नहीं हुआ, जहाँ पे कलर नहीं होगा, आपको मजा नहीं आएगा, आप बोलोगे नहीं यार ये कैसा घर है, मुझे यहाँ मजा नहीं आ रहा। तो इसी तरीके से रिलेशनशिप्स भी होते हैं, रिलेशनशिप के अंदर आपको एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। जब तक आप दोनों एक दूसरे को नहीं करेंगे, वो प्रोटेक्शन कैसे होती है, मेरा ये मानना है कि अगर कहीं पे भी कोई चीज, जिससे अभी आपने जो बात की ना कि आपके जो दोस्त हैं या प्रॉब्लम है, हम्म। आप देखिए हीट ऑफ द मोमेंट में थोड़ा सा इग्नोर करो उस चीज को, बाद में आपको अगले हम्म। बंदे को जरूर बताओ देखिए यार ये चीज गलत है, मैंने इस चीज को देखो अवॉइड किया, नेक्स्ट टाइम प्लीज इससे नहीं करना, इससे मुझे हर्ट हो रहा है। उसको पता अच्छा, होगा हाँ यार मैंने गलती की और इन्होंने मेरी बर्दाश्त कर ली, अब नेक्स्ट टाइम मुझे भी अवॉइड करना है, या आप कर लो, आप मान एक लो कि हाँ पॉइंट है। यार देखो मुझसे ये गलती हो गई, मैं इसको अवॉइड करूंगा। यहाँ पे एक पॉइंट अली भाई जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि रिलेशनशिप्स में ना आपस में एक दूसरे से डिस्कस तो बिल्कुल करें, लेकिन इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी ना करें ना, मतलब इतना एक्सपेक्ट ना करें। अब मेरे जो दोस्त है उसकी वाइफ है, उनका ये है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी है, तो वो ये मतलब यार हर किसी की होती है, सही है, स्पाउस से होती है, सबकी होती है, आई एग्री कि होनी भी चाहिए, सही है, आपका स्पाउस है। लेकिन उनके साथ ये है कि मतलब वो इतनी छोटी छोटी चीजें फील करती हैं कि तला इन्होंने मुझे जो है वो, ये मुझसे बात नहीं करते, मैं इनको बोलती हूँ तो ये मुझे जवाब नहीं देते सही से, ये बस देखिए हम उसका हाँ हाँ रीजन ही है ना, करते हैं। अब ये पर्सनैलिटीज के ऊपर आ रहा था पहले, ये बात जो है ना लेकिन हाँ वो देखिए अली भाई, ये पर्सनैलिटीज पे, नेचर टू नेचर एनवायरमेंट पे वेरी डिपेंड करती है ना, करता हर बंदे की नेचर अलग अलग होती है। अब मेरी है। नेचर है, अब मैं बहुत टॉकटिव हूँ, मैं बहुत बोलता हाँ हूँ, मतलब मेरी कंपनी में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी जो है वो बोर नहीं होता, मैं अपनी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह सबको यही होता है कि यार अब हमारी भाभी इसके बोले तला पास बोलते बैठो। बहुत ज्यादा, तो फिर हम आपको चुप तो नहीं करा सकते ना नहीं ये देखिए ये चीज जो है ना, देखिए मैं एक बात बताऊं, मैं मेरा ये मानना है मुझे अगर एक एनवायरनमेंट चाहिए ना, मुझे एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, मेरा ये मानना है। हम्म। मुझे पर्सनल मेरी जो प्रेफरेंसेस होती हैं, मैं एक फ्रेंडली इजी गोइंग एनवायरनमेंट को पसंद करता हूँ कि यार जिसपे लोग आए, बैठें, इंजॉय करें। तो मैंने अपनी कोशिश की बिल्कुल, है कि मेरी टीम का माहौल एक फ्रेंडली रहे, मुझे वो माहौल बनाना पड़ेगा। अगर मुझे बिल्कुल, एक ऐसा माहौल चाहिए तो मुझे उस माहौल के लिए मुझे काम करना पड़ेगा कि हाँ यार अगर मुझे, मैं चल अब इसकी एग्जाम्पल आपको थोड़ा खुल के दे देता हूँ। अगर एक कपल है, उसमें अगर एक हस्बैंड है या एक मिसेज है, उनको चाहिए, वो एक्सपेक्ट कर रही है कि अपने पार्टनर की अट्रैक्शन लेना चाह रही है या वट कुछ भी करना चाहिए, तो उसके लिए इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आइदर आप उनके हम्म, लिए एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन आप उनकी, देखिए इंसान है ना, वो कहता है पत्थर पे भी आप एक एक कतरा पानी करो सुराख हो जाता है कहीं ना कहीं, तो हो आपको जाता कुछ है ना कुछ तो करना एग्जैक्ट। पड़ेगा, आपको पहले कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे।
उसके बाद ही जाके फिर ये मामला। तो आप एक बंदे को अगर एक दफा वो आपकी बात नहीं सुन रहा तो कोई बात नहीं, आप उसको सेकंड टाइम बोले यार देखें मैं भी इंसान, आप बात कर लें कि यार मैं इंसान हूँ, मेरा आपसे बात करने का दिल चाह रहा है, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मुझसे बात करें वट एवर। अब वो एक अलग फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर बैठा हुआ है, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, बट होता है नॉर्मली हम घर के अंदर बैठे हैं, मैं भी जिस वक्त बाहर से ऑफिस से घर आता था ना, तो मैं आधा घंटा मुझे उस क्या हम तो हेक्टिक एक ट्रैवलिंग या वो उससे निकलने में लगता था। मैं ऑफिस से घर आके अपना अपर हेलमेट सारी चीजें उतार के मुझे लगता था कि बोझ उतर गया, मैं वॉशरूम गया, वजू किया, हाथ मुंह धोया, वापसी आके बैठा, जब मैं बैठता था फिर अपना थोड़ी देर मोबाइल, मुझे आधा घंटा 15-20 मिनट लगते थे। अब मुझे रियलाइज होता है कि मुझे उस वक्त मैं शायद वो गलत करता था, मुझे आधा घंटा लगता था उस फेज से निकलने में। फिर आहिस्ता 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 मैं अपने फेज में आना स्टार्ट करता था कि यार मैं फैमिली के अंदर बच्चे हैं, भी सीधा मदर है, तो फिर मैं थोड़ा सा मेरे चेहरे पे स्माइल आना स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि मैं 1.5 घंटे की जब ट्रैवलिंग करके बाइक के ऊपर आप आते हैं ना, आप एक अलग ही जोन के अंदर होते हैं। अब यही बिल्कुल चीज़ है, ऐसा ही। ये चीज़ मेरी अब मिसेज, जब मेरी मिसेज एक्सपीरियंस करती हैं, वो जब स्कूल से आती हैं तो उनको पता है, वो अक्सर मुझे कहते हैं कि यार आप सारा दिन जाते थे आते थे, आप काम करते थक जाते हैं। मैंने कहा तुम 4 घंटे जॉब करके आते हो तो लगाना पता। तो होता है, आपको एक दूसरे के उस फेज में से गुजरना पड़ता है, फिर आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार है ठीक है, मामला जो है वो इसी तरीके से होता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप पहले एफर्ट तो करो, आपको अगर कुछ चाहिए हासिल करना तो उसके लिए कुछ एफर्ट तो करो। आप एक बंदा चाह रहे हो कि मेरा दीवाना आ जाए तो उसके लिए कुछ एफर्ट तो करना पड़ेगा ना, तो ऐसे तो नहीं कोई आपके गीत और गाना शुरू हो एक जाएगा। अगर हम आसान लफ्जों में बोले तो एक चीज ये भाई कि अगर आपका पास जो गुजर गया ना तो उसको वो गुजर गया, ठीक है, उसको हाँ अपने प्रेजेंट के साथ कंटिन्यू ना लेके चलो कि इन्होंने पास्ट में मेरे साथ ये किया तो ये किया तो ये किया, जो हो गया वो हो गया ना, खत्म हो गई कहानी। मतलब मुझे अब अभी आपने ना, अपने हाँ प्रेजेंट को लेके चलना है एंड बिल्कुल फ्यूचर के ऐसे बारे ही में सोचना है, है, ऐसे वो ही ठीक है, ऐसे एक अलग चीज है। बट अगर आप पास्ट को साथ साथ प्रेजेंट के लेके चलोगे कि मेरे साथ पास्ट में ये हुआ, इन्होंने ऐसा किया वो, तो फिर इस तरह से आई डोंट थिंक सो कि रिलेशनशिप में आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग होगी। तो मुश्किल है अगर आप पास्ट को साथ ही लेके चलते रहोगे। आपने एक बाजुकात अच्छी ना, हेल्दी मैं बॉन्डिंग आपकी बात में से मुझे एक को बात छोड़ के याद आना आ है। गई, बाजुकात लोग पता भी क्या करते हैं, ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। हम बाजुकात हम नेचुरली बिहेव नहीं करते मुझे, अर्ली ऑन तो बिल्कुल नहीं हम्म। करते। आप किसी भी रिलेशन के अंदर हैं, इवन अगर आपकी नई नई शादी है, तो जो अर्ली आपका जो टाइम होता है आप स्पेंड करते हो उसके साथ, वो एक फैब्रिकेटेड होता है। आसान लफ्जों में सब लोग हम ओवर कर रहे होते हैं अपने आप को, मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। हम सबका ही हाल है, एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब ऐसे ही होते मतलब हैं। देख हम किसी भी एक रोमांस रिलेशन में होता होते है हैं, हम सबकी बहुत लाइफ ज्यादा में। एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हैं दूसरे की, फिर जब हम उसको एग्जैक्टली मीट नहीं कर पाते वहां एग्जैक्टली। जाके प्रॉब्लम होना शुरू होता है। तो बी नेचुरल, मैं देखिए हमेशा ही रोमांस बोलता हूँ बी होना चाहिए नेचुरल की सबकी कुछ लाइफ में, उम्र। लेकिन इतना आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोमांटिक होना या रोमांस के बारे में सोचना कि मेरा स्पाउस मेरे साथ इतना रोमांटिक रहे या वो फिल्मी मूड में रहे आपके साथ, कि वो आपको सुबह आ रहा है उठा रहा है यार तो आपके फेस पे वो फूल नहीं लगा नहीं के आपको नहीं, उठाएगा, इट मेरी डजंट बात लुक सुनो, लाइक नहीं, कि मैं ऐसा। आपकी बात से एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद है, मैं हमेशा अपने सब में एक ही बात बोलता हूँ, अगर आपको अपने घर पर दीपिका चाहिए तो फिर आपको शाहरुख बनना पड़ेगा। आप उसको ट्रीट भी दीपिका की तरह करो तो वो फिर आपको दीपिका मिलेगा। आपने उससे सुबह किचन के बर्तन धुलवाने हैं, आपने सारा दिन उसे काम कराना है, तो फिर आपको मासी मिलेगी, मलका नहीं मिलेगी। एक ड्रामा आता था ना मासी और मलका वाला। तो हम बट जिस वही कल्चर बात है से ना, हैं, नेचर हम टू जिस नेचर कल्चर वेरी से है करता ना, है भाई। अब किसी की बेस्ट नेचर ही नहीं बेस्ट है ऐसी, वो किस तरह वो बंदा जितना है लेकिन वो नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी नेचर में ही नहीं है। वो बंदा ही ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड या यार हो डिसेंट टाइप जाता है, का चला भाई नहीं मुश्किल नहीं, देखिए एफर्ट करना पड़ता है, हो जाता है। एफर्ट्स मेरा करने पड़ते हैं, एग्जैक्टली। मुझसे पूछे तो देखिए, अगर उनको एक उनका एक गोल है कि यार ये ऐसा बिहेव करे तो उसके लिए उनको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म। आहिस्ता आहिस्ता होता है, आप किसी को यूज टू करते हो अपने माहौल पे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, चलो मैं ओपनली बात करता हूँ, मेरा अर्ली जो मेरा टाइम है कासिम भाई के साथ, वो बड़ा फ्रेंडली नहीं था। एक गैप था मेरे और कासिम भाई के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में हमारा गैप था। असमा क्योंकि टीम में है, असमा से मेरी हम एक साथ जिन जिन लोगों के साथ मैंने ऑफिस के अंदर बैठ के काम किया उनसे मेरा टोटली डिफरेंट एक वो रहा है। जिन लोगों से मैं डायरेक्टली जस्ट कॉल पे मिला हूँ उनसे मेरा थोड़ा सा एक वो गैप रहता था कभी। बट देन आई रियलाइज कि नहीं यार, इसको कम करना चाहिए, हमें लोगों के साथ अट्रैक्ट करना चाहिए, बात करते रहना चाहिए। तो कॉल पे फिर हम बात करते 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 आज मेरी कासिम भाई से बड़ी अच्छी बातचीत है, मेरी फात से बहुत अच्छी बातचीत है। इवन अनम दूसरी टीम से आई थी लेकिन हम एक साथ बैठते थे, काम करते थे कॉल पे। देखिए यही होता है, कम्युनिकेशन यही होती है। आप जितना ज्यादा बात करते हैं, दूसरे को समझते हैं, आपको पता लगता है कि यार क्या हो रहा है हमारे इस माहौल के अंदर, कौन सी चीजें एडजस्ट, एग्जैक्टली कौन सी बिल्कुल। हमारी वो फूल है, कौन सी ओवर टू यू अनम। आई आपको थिंक काफी लंबी मेहनत डिस्कशन हो करनी गई। पड़ती है। मैंने जो बात की ना, मुझे अभी तो यार नहीं करनी पड़ती, अब तो सब ऑटो पायलट हो गया। तो ये एक है, आपको अगर एक माहौल चाहिए तो आपको उसकी मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करें, फिर आप उसके रिजल्ट्स के लिए वेट करें, थोड़ा टाइम दें। ये नहीं बोलें कि ओवरनाइट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा।
एक हैबिट को डेवलप होने में कम से कम 18 दिन से लेके वही ना 200 यही हाँ, 254 डेज लगते हैं। तो अली भाई हम लोग बीच में ही हाँ, क्विट कर देते हैं। यही अब तो वो बात है। यही यही तो मैं बात आपको एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूँ। हम बोलते हैं कि बस मिल जाए, मुझे कुछ करना ना पड़े, मिल जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। खाना बोले कि मैंने किस टॉपिक पे शुरू किया, ये लोग कहाँ लेके चले गए, कहाँ शुरू हो गए। बट मैं आपको डेफिनेटली हकीकतन एक बात बताऊँ, मैं हम लोग जितनी भी बात करते हैं ना, मुझे हर दिन उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ, हर दिन मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ आपके। हाँ यार ये चीज़ हो रही है। इवन अभी तलाबे ने जितनी बातें की हैं, आपने की जो की, हर बंदा जो बात करता है उससे हम कुछ ना कुछ बात हुई। आपकी प्रायोरिटी, आप क्या सीखना चाहते हो, आप निकाल लेते हो अपने। बिल्कुल एब्सोल्युटली, मैं इस चीज से बहुत एग्री करती हूँ। और आप तो ऐसे सबने ही चले आगे, कुछ है और जो चीजें भी शेयर की हैं वो बहुत ही, आई वुड से कि वो मेरे लिए बहुत एक अच्छी लर्निंग है। कि जिस तरह से आप लोगों ने तला भाई ने रिलेशनशिप के ऊपर बात की है कि हम इतना ज्यादा जो हम फैंटेसाइज कर रहे होते हैं कि इस तरह से होना चाहिए, रियल लाइफ सिनेरियोज की बात इसीलिए यहाँ पे की गई थी। जब हम रियल लाइफ में रहते हुए डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो रियल लाइफ सिनेरियोज में बहुत अनसर्टेनिटीज भी आ रही होती हैं। सो जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हमें उन अनसर्टेनिटीज को अडॉप्ट भी करना होता है ताकि हम इफेक्टिव बिल्कुल अपने डिसीजंस जो है वो बना सके। मूविंग ऑन, अब जो हमारी नेक्स्ट चीज है वो ये है कि हम इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास वैसे तो बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं, अगर हम साइकोलॉजी के लिहाज से देखें और अगर हम मैनेजमेंट के लिहाज से देखें, जिसमें से दो जो चीजें हैं वो मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। एक है 10+10 10+10 रूल, और दूसरा है द कॉग्निटिव बाइसेस चैलेंज। तो सबसे पहले हम 10+10+10 रूल को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इस रूल का जो कहना चाहिए, इसकी जिस्ट है वो ये है कि अगर आपने अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेना है या आपको ऐसा लगता है कि डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सिर्फ ये सोचें कि 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में, अगले 10 महीनों में और अगले 10 साल में आपके उस डिसीजन का आपकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। यूजली ऐसा हो रहा होता है ना कि कुछ डिसीजंस लेने में हम बहुत हेसिटेशन फील कर रहे होते हैं या हमें थोड़ी नर्वसनेस हो रही होती है या हम एक दूसरे से मशवरे कर रहे होते हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। डीप डाउन सिंकिंग फीलिंग आ रही होती है, ऐसा लग रहा होता है दिल बैठ रहा है, पता नहीं क्या होगा, सही होगा नहीं होगा। उस सिचुएशन में आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में कि अगले 10 मिनट में उसका क्या इम्पैक्ट होगा, अगले 10 साल में क्या होगा और अगले 10 महीनों में क्या होगा। अगर आपको ये फील हो कि अगले 10 मिनट में इसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा या अगले 10 महीनों में इसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं हो सकता इस डिसीजन का, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप कोई दूसरा डिसीजन ले सकते हैं या आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं या आप किसी की एडवाइस ले सकते हैं। वो जो हम एक प्रोक्रेस्टिनेशन वाली स्टेट में या स्ट्रेस और एंजाइटी वाली स्टेट में चले जाते हैं कि कुछ लोग होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है डिसीजन लेना। अगर मैं अपनी एग्जाम्पल लूँ तो आज से कुछ सालों पहले तक मेरे लिए एक छोटा सा डिसीजन लेना भी बहुत डिफिकल्ट होता था। मैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी अपने इर्द गिर्द के लोगों पे कि वो मुझे बताएं कि एग्जैक्टली लाइफ में करना क्या है, किस तरह से डिसीजन लेने, क्या चीज बेहतर है। मेरी लाइफ में इस रूल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और जब मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है तो मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे, क्योंकि मैंने इसको फ्यूचर ओरिएंटेड होके देखा है हमेशा कि अगर ये डिसीजन मेरे फ्यूचर गोल्स के साथ इन लाइन है और अगर आज से 10 महीने बाद या 10 साल बाद इसका अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है मेरी लाइफ पे, तो मैं इस डिसीजन को जरूर लेती हूँ और उसमें मुझे कोई रिग्रेट भी फील नहीं होता। और एक होता है ना, यूजुअली हम फील कर रहे होते हैं कि हमारे शोल्डर्स के ऊपर कोई वेट है या हम भारीपन फील कर रहे होते हैं कि पता नहीं शायद बेहतर सोचा या बेहतर किया या नहीं किया। तो जब हम ये रूल अप्लाई करते हैं ना तो हमारे लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है द कॉग्निटिव बायस चैलेंज। अच्छा, कॉग्निटिव बायस चैलेंज जो है बेसिकली, अब इसके अंदर जो चीजें हैं वो काफी सारी हैं। इसके अंदर तकरीबन 12 हमारे पास कॉग्निटिव बायस के चैलेंजेस हैं जो यूजुअली कहना चाहिए कि हम लाइफ में फेस कर रहे होते हैं या हमारे इर्द गिर्द के इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं कि उनकी ये अप्रोच होती है। तो हम बेहतर इफेक्टिव डिसीजन जो है अपनी लाइफ पे नहीं ले पा रहे होते और अल्टीमेटली हमें किसी ना किसी स्ट्रेस का या कहना चाहिए कि हमें किसी टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा होता है। सबसे पहला जो है वो इसमें वो है फोमो। अब फोमो के अंदर बेसिकली क्या होता है कि फियर होता है कि कोई ऐसी चीज जो है वो मिस ना हो जाए। अगर हम ये डिसीजन ले रहे हैं
तो ऐसा ना हो कि कोई अनसर्टिनिटी ना आ जाए, कोई चीज मिस ना हो जाए, या ऐसा ना हो कि सेटिस्फाई ना कर पाए ये सिचुएशन हमें। जैसे अगर मैं इसको आपको अपनी लाइफ की एग्जांपल से बताऊं, तो आज से कुछ साल पहले मैं ये डिसीजन ले रही थी कि मुझे जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो उस वक्त मैं ये सोच रही थी कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाऊँ, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं जो हूँ कुछ मिस आउट कर दूं, या मेरी हेल्थ पे इम्पेक्ट आए, या मेरे रिलेशनशिप पे उसका इम्पेक्ट आए। सो मैं उस कंडीशन के अंदर जाना शुरू हो गई थी कि वो कहना चाहिए ना कि आप सिंकिंग फीलिंग आपको आना शुरू हो जाती है। तो जब हम इस स्टेट से ऑपरेट कर रहे होते हैं, जब हम इस तरह की कॉग्निटिव बाइस में होते हैं, फोमो वाली में, तो फिर हम इफेक्टिव डिसीजन जो है वो नहीं ले पा रहे होते। और इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि अगर लेट से आपने आगे लाइफ में डिसीजन लेना है, या आपने आगे लाइफ में कोई भी चीज करनी है, कोई एक्शन लेना है, कोई गोल प्लान करना है, तो आप इस अप्रोच को फिर ना अपनाएं कि कोई चीज मिस होगी, या कोई चीज जो है वो आपके कहना चाहिए कि आपकी लाइफ में कोई गैप आ जाएगा, या कोई चीज आप उसको अप्रोच नहीं कर पाओगे। इसके बरक्स आप क्या कर सकते हैं कि आप ये प्रोक्रेस्टिनेशन वाली जो एक आदत होती है ना हमारी, कि जो चीज मिसिंग है या जो चीज नहीं है उसके बारे में सोचना, उससे बेहतर है कि आप वो एक्शन लेके देख लो कि लेट्स डू इट, लेट्स ट्राई इट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि इस डिसीजन से हमें एक लर्निंग होगी, या इस डिसीजन से हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, या हमें एक तरीका पता लग जाएगा कि हाँ ये काम इस तरह से नहीं हो सकता, इसके और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस चीज को करने के। उसके बाद है एंकरिंग। एंकरिंग में बेसिकली क्या होता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं दूसरों की जजमेंट के ऊपर। जैसे मैंने अपना शेयर किया था कि अगर कोई इनिशियल पीस ऑफ जजमेंट मिल जाए मुझे, जैसे मेरे पेरेंट्स बता दें या मेरे इर्द के लोग बता दें कि हाँ ये चीज तो इस तरह से है, उनका एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होगा, मेरा उस चीज को करने का एक्सपीरियंस डिफरेंट है। लेकिन अगर मुझे कोई एक वेरिफिकेशन मिल जाती थी ना, तो मैं उसी को अपना फाउंडिंग स्टेप बना के, फाउंडेशन स्टेप बना के चीजों को आगे करती थी। हालांकि हर इंसान का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, उसकी सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं, डिसीजंस को लेने का तरीका डिफरेंट होता है। सो इस चीज में हम बेसिकली क्या कर सकते हैं कि हम खुद से डिसीजन लेके और इफेक्टिवली सोच के कि हाँ 10/10 का रूल अप्लाई करके कि हाँ आगे 10 महीनों तक या 10 साल तक उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और हम बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, कर्स ऑफ नॉलेज। कर्स ऑफ नॉलेज में बेसिकली क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है ये उसके साथ हो रहा होता है कि जब वो कम्युनिकेट कर रहा हो और वो ये अज्यूम कर रहा हो कि अगर मैं किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ और ऑलरेडी वो हमें कोई चीज बता दे, लेट से कि आपने जोहेब भाई ने यहाँ पे शेयर किया था कि मैं जैसे रिव्यूज देखता हूँ, मैं ठीक है मैं प्रोडक्ट अगर मुझे कुछ बाय करनी है तो मैं इसका रिव्यू देख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर वही ये चीज किसी और से शेयर करते हैं, लेट से या मुझसे शेयर करते हैं या किसी और से शेयर करते हैं कि उनको ये प्रोडक्ट बाय करनी है, चीज करनी है, तो अगर वो अपने जहन में ये अज्यूम कर ले कि हाँ अनम को ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन होगी, या अनम के पास तो कहना चाहिए एक्सेस ज्यादा है इस चीज का, तो वो ज्यादा बेहतर बता देगी। सो ये कर्स ऑफ नॉलेज है कि अपने जहन से ही ये सोच लेना कि उस इंसान का बैकग्राउंड ऐसा है कि उसको ज्यादा नॉलेज होगी तो वो बेहतर मुझे बता सकता है, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस इंसान का एक्सपीरियंस डिफरेंट है, उस चीज से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। सो बेहतर ये होता है कि हम खुद चीजों को अप्रोच करें और खुद वेज फाइंड आउट करें कि हाँ हमें कौन सी चीज बेहतर लगे। नेक्स्ट है जी अली भाई। जी अली भाई आप अनम्यूट कर सकते हैं। अभी अपने दोस्त की मिसाल दे रहे थे ना, तो मेरा ये मानना है, मैं बहुत दफा पहले भी मैंने ये बात की है, अगर आपको अपनी लाइफ की सक्सेस स्टोरी सुनानी है ना, तो आपको वो लाइफ डेली जीनी पड़ेगी।
अगर आप इसको सुनाना चाहते हो कि दूसरा बुढ़ापे में कहते हैं कि हमने तो जिंदगी बड़ी अच्छी गुजारी, तो उस जिंदगी को जीने के लिए आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। करता सो है करता है। आपको डेली आपको उन चैलेंजेस का फेस करना पड़ेगा आपको। तो अगर आप नॉर्मली लोग यही स्टोरी सुनाते हैं कि तुम्हारे अब्बा तो बड़े अच्छे थे, हम हमारी अम्मा के साथ तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, हमारा कल्चर ऐसा, हमारे ये चीजें होती हैं कि हमने जिंदगी के 30 साल गुजार दी, 40 साल, 1 साल गुजार दी। सेक्रीफाइस करने के बाद आप उस लेवल पे जाते हो। लेकिन अगर आप दीवारों को कुरेदना शुरू कर देते हैं हम, या लाइक अगर एक अच्छी खासी पेंटेड वॉल है उसका बार बार किसी चीज से रब करना शुरू कर दे, डेफिनेटली फिर वो रिलेशन भी ऐसे ही होता है। अगर कहीं आपको लग रहा है कि हाँ यार यहाँ पे होल हो रहा है, आई गेस उसको प्रोटेक्ट करके देना चाहिए, उसको कवर कर देना चाहिए, ठीक यार है कोई बात नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा। एक दूसरे को थोड़ा सा वो करना चाहिए, बात ये आ जाती है ना कि बर्दाश्त करना, हो जाएगा तो सिर्फ इस तरीके से। तो कितना रहेगा ना, मुझे बड़ा लंबा होगा, 2 घंटे का होगा सेशन। जी अली भाई, इसमें लेकिन बस अच्छा, मुझे पर्सनली बहुत मजा आया भैया आप सब लोगों से बात करके। सही। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास थोड़े से और कॉग्निटिव बाइस की चीजें, उसके बाद हमारा जो है वो सेशन हम वाइंड अप कर सकते हैं। वैसे प्लीज कंटिन्यू करें। हाँ, ये भी करें। ठीक है। अच्छा जी। हाँ, जारी रखें, सब लोग हैं। जी मैंने वजू कर लिया, मैं बस नमाज पढ़ लूँ, आप लोग ठीक है। कंटिन्यू करें और मैं भी आपका ज्वाइन करता हूँ। ओके ओके अली भाई। अच्छा, हिंट साइड बाइस जो है बेसिकली इसमें ये होता है कि टेंडेंसी होती है कुछ लोगों की कि वो ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि ये प्रिडिक्टेड आउटकम जो है ना हमारी लाइफ का, ये सिचुएशन का निकल सकता है। जैसे तला भाई ने शेयर किया था कि उनकी जो फ्रेंड सर्कल है उसके अंदर जो सिचुएशन चल रही है कि उनकी वाइफ और उनके हस्बैंड जो है, दोनों दोनों ने ऑलरेडी इस चीज को कहना चाहिए एक आउटकम को प्रिडिक्ट कर लिया अपनी लाइफ में, कि प्रीवियसली ऐसा होता आया था। उन्होंने चीजों को कहना चाहिए कि एक परसेप्शन होती है ना कि आप बिल्डअप कर लेते हो कि ये चीज ऐसी ही रही थी, ऐसे हो रही थी, तो अब उन्होंने उसको फ्यूचर में भी प्रिडिक्ट कर लिया कि ये ऐसी ही रहेगी, ये कभी बदल नहीं सकती, ये तो इस तरह के हैं, ये बदल नहीं सकते, ये हो नहीं सकता। तो ये वाली बाइस कंडीशन जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी फैमिलीज में रन कर रही होती है, या हमारे वर्क स्पेसिस में भी होती है। इवन हम अपने नेबर्स में भी इस चीज को फेस कर रहे होते हैं कि हम कहते हैं कि हाँ वो तो इसी तरह के है, वो इसी तरह ही रहते हैं। सो इस तरह की अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं और हमारी ऑलरेडी इस तरह की सोच या अप्रोच होगी, तो हम इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, और ये हमें कहना चाहिए कि पुअर डिसीजंस की तरफ लेके जाती है, क्योंकि हम ऑलरेडी एस्टिमेट कर लेंगे कि हाँ यही आउटकम निकलेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम किसी नेगेटिव सिनेरियो को या नेगेटिव सिचुएशन को सोच रहे होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो चीज हमारी लाइफ में हो जाती है। सो इट इज बेटर कि हम ओपन रहें सिचुएशंस में, अनसर्टिनिटीज के लिए भी ओपन रहें, और आउटकम्स को प्रिडिक्ट ना करें कि ये चीज तो इसी तरह ही होगी। फर्दर अगर हम देखें आगे, तो पेसिमिज्म बाइस है। पेसिमिज्म बाइस बहुत कॉमन है हमारी लाइफ में। यूजुअली हम मिसिंग गैप्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है कि कप की है कि वो हाफ एम्प्टी है और एक कहता है हाफ फुल है। सो कुछ लोगों के लिए सिचुएशन जो है ना वो हमेशा उसमें गैप्स ही होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो अबंडेंस की फॉर्म में देख रहे होते हैं। तो जो लोग अबंडेंट कहना चाहिए माइंडसेट को लेके चलते हैं, उनके लिए डिसीजन मेकिंग करना बहुत आसान हो जाती है। लेकिन वो लोग जो हमेशा मिसिंग गैप्स को देखें या उन चीजों को देखें जो लाइफ में ऑलरेडी नहीं है, सो उनके लिए डिसीजन मेकिंग करना बहुत मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है। अब जैसे जुहेब भाई ने शेयर किया कि मैं नेक्स्ट मंथ से जिम ज्वाइन करने वाला हूँ। सो जिम ज्वाइन करने के लिए अगर वो पेसिमिज्म बाइस को अपनी लाइफ में अप्लाई कर ले, लेट से, सो उनके लिए डिफिकल्ट होगा कि जॉब है, फिर घर का रूटीन है, फिर फैमिली है, उसको भी टाइम देना है। तो अब जिम जाऊंगा, फैमिली को टाइम दूंगा, जॉब का करूंगा, या घर की बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखूंगा, तो वो मिसिंग डॉट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जबकि एक अबंडेंट माइंडसेट क्या है कि नहीं, अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, इतना टाइम तो मैं निकाल ही सकता हूँ, इतनी चीजें तो मैं कर ही सकता हूँ। सो पेसिमिज्म बाइस जो है वो आपको फ्यूचर इवेंट्स के लिए बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि हार्मफुल इफेक्ट्स देती है। नेक्स्ट है कंफर्मेशन बाइस। कंफर्मेशन बाइस हम अपनी लाइफ में बहुत दफा ये चीज डे टू डे रूटीन में इसको बहुत ही अप्लाई करते हैं। जैसे हम अक्सर कहते हैं ना लोगों को कि हाँ हमें पता था यही होना है, मुझे लग रहा था ऐसा ही होगा और वही हुआ, तुमने वही किया जो मुझे फील हो रहा था। तो ये वाली चीज अगर हम अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखें, ये वाला सिनेरियो, ये वाले कहना चाहिए
सेंटेंसेस, ये कंटिन्यूसली अगर हम अपने कन्वर्जेशंस में यूज करते रहें, या अपने सिनेरियोज में बोलते रहें, या अपने रिलेशनशिप्स में और डेली लाइफ के रूटीन में यूज करते रहें, सो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। और इम्पैक्ट इस तरह से आता है कि कोई चीज अगर बेहतर होनी भी होती है तो वो नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि लेट से कि अगर आप रिलेशनशिप में इस चीज को यूज कर रहे हैं, लेट से कि कोई मिस्टेक हो गई आपके स्पाउस से या आपके इर्द गिर्द के लोगों से, और आपने ये वर्ड कह दिया कि हाँ मुझे तो पता था ऐसा ही होना है, सो वो उस मोमेंट में वो एक चीज जो है ना वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में भी फीड हो जाएगी, और सामने वाले बंदे के लिए भी एक्सपीरियंस जो है उसकी लाइफ में एक एक्सपीरियंस जनरेट हो जाएगा कि हाँ शायद मैं ऐसा ही हूँ, मैं चीजों को ऐसे ही करता हूँ। तो इन द लॉन्गर रन आपकी रिलेशनशिप भी सफर करेगी, आपकी डिसीजन मेकिंग भी सफर करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूनिंग क्यूगर इफेक्ट। ड्यूनिंग क्यूगर इफेक्ट में ये फील होता है इंसान को कि हालांकि वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन वो ये फील कर रहा होता है कि हाँ मैं जो हूँ वो फिर भी सबसे बेहतर हूँ, या मैं जो हूँ वो आगे बढ़ सकता हूँ, मैं जो हूँ वो नंबर वन हूँ। सो ये चीज भी अच्छी नहीं होती। आपके अंदर रूम होना चाहिए इम्प्रूवमेंट का, आपके अंदर रूम होना चाहिए ग्रोथ का। उसके बाद है सेल्फ सर्विंग बाइस। सेल्फ सर्विंग बाइस ये है कि अपने ही इंटरेस्ट को या अपने मोटिव्स को सर्व करते रहना हमेशा, चाहे वो आपके नेगेटिव इंटरेस्ट ही क्यों ना हो, या चाहे ऐसे इंटरेस्ट हो जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा हो आपके, कहना चाहिए, इन्वायरमेंट पे, आपके रिलेशनशिप्स पे, आपकी मेंटल हेल्थ पे। जैसे यूजुअली लोग कहते हैं कन्वर्जेशंस में कि हाँ मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंटेलिजेंट हूँ, या मैं तो इतना स्मार्ट हूँ, मैं चीजों को बहुत बेहतर कर सकता हूँ, और मेरी इस एटीट्यूड की वजह से लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। सो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, या इस तरह की जो, कहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस होने वाली जो चीजें होती हैं, जो हम लेमैन लैंग्वेज में बोले कि ओवर कॉन्फिडेंस होना, तो ये चीज आपकी डिसीजन मेकिंग को बहुत ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि आप जब रूम नहीं रखते चेंज का, रूम नहीं रखते फ्लेक्सिबिलिटी का, तो आप इफेक्टिव डिसीजन मेक नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, और डिसीजन मेकिंग के लिए आपको एक रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट रखना जरूरी है। हो सकता है कि आपने जो उस टाइम पे डिसीजन लिया हो वो उस टाइम के हिसाब से बेहतर हो, लेकिन फ्यूचर में वो डिसीजन आपका काम ना आए। अगर आप बहुत रिजिड होगे, अगर आपको लगेगा कि नहीं मैं तो बेहतर हूँ, मैं बेहतर बेहतर डिसीजन लेता था, तो कहीं ना कहीं आगे जाके आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो इफेक्ट होगी। तो इट इज बेटर कि आप जो है एक फ्लेक्सिबल एटीट्यूड रखो। इसके बाद है हमारे पास, ये लास्ट है, इसके बाद है हमारे पास फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर में बेसिकली ये होता है कि हम ये अज्यूम कर लें कि हमारी लाइफ में सामने वाला जो बंदा है या जो कोई भी इंसान है उसका उसकी पर्सनैलिटी के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स है। इसको अगर मैं बहुत आसान जबान में बोलूं तो ये है कि हम जजमेंट जो पास कर देते हैं करेक्टर के ऊपर, या फिर किसी की पर्सनैलिटी पे, किसी के वे ऑफ वर्किंग पे, किसी के फाइनेंशियल स्टेटस पे, इस चीज से हमारी अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है। क्यों? क्योंकि हम ये सोच लेते हैं जब कि सामने वाला बंदा जो है उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, या उसके मे बी वो इतना लकी है, दैट्स वाई उसको ये सब चीजें मिल रही हैं। यूजुअली कहा जाता है ना कि शायद उसकी लाइफ में चीजें काम कर रही है, उसका एटीट्यूड ऐसा है ना, तभी हर कोई उससे दूर रहता है, या उसको तो अपने बाप दादा के जमाने से चीजें मिली थी तभी वो इतना अमीर है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट्स होती है ना कि हम पहले से ही जो सोच लेते हैं किसी के करेक्टर के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में, या उसकी ओवरऑल लाइफ के बारे में, ये चीजें हमारे डिसीजन मेकिंग पे बहुत इम्पैक्ट ला रही होती हैं। क्यों? क्योंकि लेट से अगर आप इस तरह से सोचें कि आपने कोई इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग करनी है, और आपको उस डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं कोई रिसोर्सेज चाहिए, और वो इंसान जिसके बारे में आपने जजमेंट पास की है उसके पास वो सर्टेन रिसोर्सेज हैं। अगर आपने कोई एक जजमेंट रख ली होगी, या आपने कोई एक सर्टेन, कहना चाहिए कि स्टेटमेंट रख ली होगी उस इंसान के लिए, तो आपका उसको अप्रोच करना बहुत मुश्किल होगा। वेदर वो इंसान परफेक्ट फिट होगा उन रिसोर्सेज को कहना चाहिए देने के लिए, लेकिन क्योंकि आपने अपने जहन में बहुत सारी चीजें क्रिएट की होंगी, तो आप उस इंसान को अप्रोच नहीं करोगे, और हो सकता है कि आप किसी और के पास चले जाओ या किसी और से हेल्प ले लो जो परफेक्ट फिट ना हो उन रिसोर्सेज के लिए। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सोशल प्रूफ।
सोशल प्रूफ में ये होता है कि हम यूजुअली ये तो हम अपनी लाइफ में बहुत ही अप्लाई कर रहे होते हैं कि अगर हमें किसी के साथ कोई रिलेशन बनाना हो, या लेट से आजकल जिस तरह का ट्रेंड है कि हम अगर किसी किसी के घर कोई रिश्ता लेके जा रहा है, या बहुत सारी सिचुएशंस हो रही है, जैसे हम पिछले दफा ग्रुप में भी डिस्कस कर रहे थे, तो हम सोशल प्रूफ ले रहे होते हैं लोगों का। हमें अपने ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं होता कि हम अगर किसी से मिलेंगे या किसी से बात करेंगे तो हम उसको बेहतर, कहना चाहिए कि हम उससे एक बेहतर रैपो बिल्ड करके और बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन ले सकेंगे। हम उसका सोशल प्रूफ ले रहे होते हैं। कहीं कहीं पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है, लेकिन अगर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, तो हो सकता है कि कोई जो आपको सोशल प्रूफ दे, हो सकता है उनका एक्सपीरियंस उस इंसान से बहुत डिफरेंट हो, और वो इंसान ऐसा ना हो सकता है वो सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो जिसमें उस इंसान का एक्सपीरियंस जो है, जिसके बारे में आप सोशल प्रूफ ले रहे हो, वो बहुत बैड रहा हो। तो इट इज बेटर कि आप सोशल प्रूफ जो है वो सिचुएशन का अगर किसी के लिए भी ले रहे हैं, तो उसको आप अपना, कहना चाहिए, अपना एंड कंक्लूजन मत रखें। अपने अंदर रूम ओपन रखें कि हाँ, मैं भी अगर किसी से मिल रहा हूँ, या मैं भी अगर एनालाइज कर रहा हूँ लेट से उन सिचुएशंस को, या उसके साथ अगर बैठ रहा हूँ और उसकी पर्सनैलिटी को अगर देखना चाह रहा हूँ, सो उसमें आप रूम ओपन रखें कि हाँ, इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। हो सकता है ये इंसान इस तरह का ना हो जिस तरह मुझे बताया गया है। तो इससे आपको बेहतर, कहना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा है बर्नम इफेक्ट। बर्नम इफेक्ट में ये होता है कि यूजुअली जो लोग एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बिलीव करते हैं, वो ये कहते हैं कि स्टार से रिलेटेड वो बात कर रहे होते हैं, या उनको लग रहा होता है कि ये जितनी भी चीजें लाइफ में हो रही हैं वो लक से रिलेटेड हैं, या ये कोई एक डिवाइन फोर्स है जिसकी वजह से सारी चीजें हो रही है। ऑल्दो एक फोर्स तो है, डिवाइन फोर्स, लेकिन बहुत सारी चीजों का दारोमदार आपके अपने एक्शन टेकिंग पे भी है, आपकी अपनी इंटेंशन पे भी है कि आपकी इंटेंशन कितनी प्योर है उस चीज को करने की। तो अगर हम इस इफेक्ट को कंटिन्यू रखते हैं अपनी लाइफ में कि लक पे ही सब कुछ डिपेंड करता है और लक ही सारी चीज होती है, तो हम इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते और हम एक्शन भी नहीं ले सकते। लास्ट वन है हॉलो इफेक्ट। हॉलो इफेक्ट बेसिकली ये होता है कि हमने कहना चाहिए कि एक चीज सोच ली या एक टेंडेंसी बिल्डअप कर ली कि पॉजिटिव इंप्रेशन ही मिलेगा एक इंसान का एक सर्टेन एरिया में, और अपनी फीलिंग्स और ओपिनियंस को उसी एरिया से अटैच कर लेना। जैसे तला भाई ने यहाँ पे एग्जांपल दी थी कि रिलेशनशिप से रिलेटेड उनकी फ्रेंड की फैमिली का ये रिस्पॉन्स था कि इस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए, इस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए। तो ये हॉलो इफेक्ट है। इस चीज को अगर हम लाइफ में कंटिन्यू रखते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रियल लाइफ सिनेरियो में कभी भी कहना चाहिए कि एक सर्टेन इम्प्रेशन या सर्टेन सिचुएशन जो है ना, एक ही तरह की सिचुएशन या कांस्टेंट सिचुएशन, अगर मैं इसको इस बारे में कहूँ, कांस्टेंट कुछ भी नहीं रहता। हर चीज वेरिएबल होती है, इमोशंस भी वेरी करते रहते हैं, सिचुएशंस भी वेरी करती रहती हैं। हो सकता है आपके लिए आज का ये सेशन जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक नॉर्मल सा सेशन हो, और कुछ के लिए एक नॉर्मल सी बात हो, उन्हें लगे कि हाँ, ये सब चीजें तो हमें पता है और हम अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते। लेकिन हो सकता है आप में से कुछ के लिए ये सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो। तो अगर हम हॉलो इफेक्ट को यहाँ पे अप्लाई करें, हो सकता है आप लोग में से कोई ऐसे लोग हों जिनका इम्प्रेशन मेरे हिसाब से बना हुआ हो कि हाँ, अनम ने तो ये चीज इस तरह बताई है तो मे भी इसी तरह से हो, या मे भी जो है ना इसी तरह ही होता है लाइफ में। लेकिन जब तक आप खुद उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे और अपने अंदर रूम ओपन नहीं रखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी का, चेंज का और ग्रोथ का, तब तक आप जो है वो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। अगर हम अपनी कहना चाहिए अपनी फीलिंग्स को या अपने पॉजिटिव आउटकम्स को, या जो भी हमने अचीव करने हैं अपनी लाइफ में आउटकम्स, उनको सर्टेन सिनेरियो से ही अटैच करके रखेंगे कि यही एक परफेक्ट सिनेरियो है, इसी से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए, इसके बियॉन्ड हुई तो वो चीज बेहतर नहीं होगी। तो ये हॉलो इफेक्ट है कि हम उसके बियॉन्ड अगर सोचते हैं और हमें बुरा फील हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि हम अपनी लाइफ में हॉलो इफेक्ट को अप्लाई कर रहे हैं। और जब इसको अप्लाई करते हैं ना, तो हमें बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं और हम बहुत, कहना चाहिए, बहुत डाउन फील कर रहे होते हैं। सो इसके बरक्स हम क्या कर सकते हैं कि हम रूम ओपन रखें फ्लेक्सिबिलिटी का, हम रूम ओपन रखें कि हाँ, ये बहुत बहुत डिफरेंट सिनेरियो भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ही इज हैंडसम, डेफिनेटली अ मॉडल। तो एक सिनेरियो सोच लिया
कि ये इतना खूबसूरत है तो ये मॉडल ही हो सकता है, जरूरी नहीं है। वो एक नॉर्मल इंसान भी हो सकता है, जरूरी जरूरी तो नहीं है, क्या पता वो कोई टीचर हो। तो अपने जहन से अज्यूम नहीं करना सिचुएशंस को कि ये एक परफेक्ट सिचुएशन है और ये इसी तरह ही होगी। ठीक है। फर्दर अगर हम देखें तो आज का टेक अवे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आप लोग चाहें इसको डिस्कस भी कर सकते हैं, चाहे तो चैट में भी मेंशन कर सकते हैं, कि आपने एक डिसीजन यहाँ पे मेंशन करना है जो आप लेंगे मे बी इन फ्यूचर और मे बी नियर फ्यूचर, और किस तरह से वो डिसीजन, सिंस आपको ये सारी लर्निंग्स मिल चुकी हैं पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, और आपको स्टेप्स भी पता लग गए हैं कि वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प कर रही होती हैं। सो इन सारी चीजों को जब हम मर्ज करें, तो जब आप इस तरह से सब चीजों को मर्ज करके डिसीजन लेंगे तो उसका आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इम्पेक्ट आएगा, और किस तरह से ये नई अप्रोच आपकी ओवरऑल लाइफ के ऊपर इम्पेक्ट डालेगी, आपके रिलेशनशिप पे, आपकी हेल्थ पे, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ पे, आपके फाइनेंसेस पे, किस तरह से ये ओवरऑल आपकी वेलबींग के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। कोई कुछ शेयर करना? शॉर्ट नोटिस के ऊपर डिसीजन, इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर डिसीजन लेना तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं होगा कि कोई हम डिसीजन राइट डाउन इतनी जल्दी कर सकें। आपने जो बातें बताई माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थी, और ये सारी चीज़ें आपने बताई समहाउ वो रिलेटेड है, और हम कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें डेली लाइफ के अंदर प्रैक्टिस कर ही रहे होते हैं कि हेलो इफेक्ट के बारे में बताया आपने, और बाकी और भी जो आप चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मतलब यही है कि इंसान इससे ओवर टाइम जो है वो निकाले अपना डिसीजन, और उसको हम नेक्स्ट सेशन में आई गेस अगर हम इस डिसीजन को डिस्कस करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा कि हम सारी चीज़ों को गो थ्रू करें और कोई एक पॉइंट इस तरह का निकालें। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह। फिर हमारा जब अब नेक्स्ट सेशन होगा तो उसके अंदर सबसे पहले हम इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा डिसीजन है जो हम बेहतर तरीके से इफेक्टिवली ले सकते हैं। मैं आप लोगों से ये स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग जो है, जो 10 by 10 का जो रूल है और जो कॉग्निटिव बाइस का जो चैलेंज है, कि जो जो चीजें हम फेस कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में और हम उनसे अवेयर नहीं होते, हमें ये लग रहा होता है कि ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, लेकिन वो हमारे डिसीजंस को इम्पैक्ट कर रही होती है। सो इन सब चीजों को जहन में रखते हुए हम कितना बेहतर डिसीजन ले सकते हैं और वो किस तरह हमारी ओवरऑल हेल्थ को कंट्रीब्यूट कर सकता है। डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि डे टू डे लाइफ के अंदर इतनी कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, सब कुछ इतना रैपिडली हो रहा होता है कि उसको आपको सोचने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, फिर उसको रेक्टिफाई करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा उस बात में। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आई एग्री सुहेबा, यू आर राइट। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा, कोई बात, कोई फीडबैक? ओके जी, नथिंग टू शेयर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच आप सबके इनपुट के लिए। माशाल्लाह हमारा सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी लर्निंग्स हुई, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इसको फ्यूचर में भी कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।